क्लियर एवरीवन? चलिए, हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस चैप्टर में अगर मैं बात करूं, सबसे पहले एक मिथ को तोड़ना है मुझे, जो आप लोग हमेशा एक दो मिथ, बहुत सारे मिथ हैं वैसे तो, जो आप लोगों को हमेशा ट्रबल देता है। और वो क्या? सॉल्यूशन कुछ लिक्विड होता है? बिल्कुल नहीं जी। सॉल्यूशन क्या होता है? किन्हीं भी दो तीन चार, एनी नंबर ऑफ सब्सटेंस, दो तीन चार पांच छह चीजों का अगर आपको होमोजीनियस मिक्सचर मिलता है, वी कॉल इट अ सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्लास 7 से आप रहे होंगे। क्या है अर्पिता? टाइम से आओ, नहीं मैं यहाँ पे ताला लगाना शुरू कर रही हूँ। आपको होमोजीनियस मिक्सचर जो मिलता है, उस होमोजीनियस मिक्सचर में आप पहचानते कैसे? वो सिंगल फेज है, उसमें मेरे को दो लेयर दिखती नहीं है अलग से, राइट? तो सॉल्यूशन की पहली और आखिरी शर्त होमोजीनियस मिक्सचर। लेकिन यहां आते ही एक और शर्त मेरे को कंसिडर करनी पड़ती है। वो दो चीजें, तीन चीजें जो आप मिला रहे हैं, वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। दे शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। सॉल्यूशन बनती है ऐसी दो चीजों की जो आपस में रिएक्ट नहीं करते हैं, राइट? चलिए, इसके बाद कुछ और चीजें जो आपको एसर्शन रीजन या मल्टीपल करेक्ट ऑप्शन वाले केसेस में आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगी। दैट इज, पार्टिकल्स सॉल्यूशन के कभी भी आप अलग अलग देख नहीं सकते हो अनएडेड आई से। अनन्या आगे आओ, अविनाश के पास आ जाओ। आप एक अनएडेड आई से पार्टिकल्स को ढूंढ नहीं सकते हैं। अगर शुगर और वाटर की सॉल्यूशन बन गई आपके घर में, आपने एक ग्लास में बनाई, तो आप उसके दो पार्टिकल्स को अलग अलग आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते कौन सी शुगर और कौन सा वाटर है। वो होमोजीनियस हो गया। इसके बाद पार्टिकल्स कभी सेटल डाउन नहीं होते। अगर आपने उसको अच्छे से शेक किया और उसके बाद आप उम्मीद कर रहे हो एक चीज का पार्टिकल सेटल डाउन हो जाएगा, तो नहीं होगा। सैंड एंड वाटर क्या है? सॉरी, हेट्रोजीनियस हो गया भाई। दो फेजेस मेरे को अलग दिख रहे हैं। और कोई कुछ बताना चाहेगा सैंड एंड वाटर को लेके? सस्पेंशन है। सस्पेंशन, सस्पेंशन तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि सस्पेंशन क्या होता है आप ये देखिए, जो ऑलवेज सस्पेंडेड फॉर्म में रहे। लेकिन आपको पता है ये सेटल डाउन होता है। जो लोग भी सस्पेंशन बोल रहे हैं, सेटल डाउन होता है, तो आप कहोगे ये तो प्रेसिपिटेट है, राइट? देयर आर टू थिंग्स। अभी आपको क्लैरिटी के लिए बोल दूं, एक है ट्रू सॉल्यूशन जो आप अनएडेड आई से नहीं देख सकते। एक है नॉट ट्रू सॉल्यूशन, बोल देती हूँ, अभी कोई शब्द नहीं है मेरे पास, आएगा थोड़ी देर में। एक है नॉट ट्रू सॉल्यूशन, वो आप बड़े आराम से अनएडेड आई से देख सकते हैं। मडी वाटर, चलता हुआ मडी वाटर जो नदियां लेके आती हैं अपने साथ, वो तो भी सेटल डाउन नहीं हो रहा। बहुत बहते हुए पानी में मिट्टी आ रही है, राइट? आप टैप खोलो, अगर मडी वाटर है तो वो आ रहा है, बहुत देर बाद वो जाके सेटल डाउन होता है। जब तक वो सेटल डाउन नहीं होता, उसको मैं क्या कह सकती हूँ? कोलॉइड। दिस इज अ न्यू टर्म जो क्लास 12th में आपको इंट्रोड्यूस की जाएगी, और जेई एडवांस में एक पूरा चैप्टर इस कोलॉइड टर्म पे है। दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। आपको कोई कहे स्मॉग क्या है, आप ट्रू सॉल्यूशन बोल नहीं सकते। हेट्रोजीनियस इज नो वर्ड। वो है क्या? वो सॉल्यूशन है या सॉल्यूशन नहीं है? इन दोनों के बीच में एक चीज आती है, और वो क्या आता है? कोलॉइड। आप एक कच्चा अंडा तोड़िए, पानी में डालिए और उसको अच्छे से मिक्स करिए, क्या बोलोगे उसको? आप कई बार उसके दो फेस देख भी नहीं पाओगे अनएडेड आई से। यू कैन नॉट मेक आउट ये नीचे की लेयर पानी की, ऊपर की लेयर की, नहीं मैंने पूरा अच्छे से उसको मिक्स कर दिया। It is neither solution nor suspension. इट इज इन बिटवीन सम दीज बोथ, और उसको बोलते हैं कोलॉइड्स। तो बहुत ही छोटा, बहुत स्कोरिंग और इंटरेस्टिंग चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री। वहां आपको कोलॉइड्स पे पूरा पढ़ाया जाएगा। क्लाउड्स हैं, चीज जो आप घर में खाते हैं, कॉफी जो आप बीट करते हैं, हेयर जेल्स जो आप लगाते हैं, ये सब कोलॉइड पे चल रहा है। तो ये पूरा पूरा वहां कवर होगा। तो तब हम बात करेंगे सोल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में एक और चीज है जो आपको अब तक बताई नहीं गई, दैट इज कोलॉइड। ठीक है, तो कोलॉइड का और डिटेल वहां जाएगा। तो कहीं भी आपको ऐसा कंफ्यूजन हो तो मेरे से बात जरूर करिएगा, वो एक्चुअली में कोलॉइड है। और आपके चारों तरफ ज्यादा कोलॉइड्स हैं, लाइफ से रिलेटेड, ब्लड, इट इज अ कोलॉइड, राइट? तो ब्लड को आप ट्रू सॉल्यूशन नहीं कह सकोगे कभी भी। ब्लड को आप सस्पेंशन नहीं कह सकते। ब्लड को क्या कहते हैं? कोलॉइड। तो ऐसा जितना भी कुछ आएगा वो कोलॉइड के रेंज में पहुंचेगा। एनीवेज, अब सॉल्यूशन बनने की एक और कंडीशन जो मैं बात कर चुकी, कंपोनेंट शुड बी नॉट रिएक्टिव।
आप कहो जी NaOH के अंदर मैंने HCl मिक्स कर दिया, ये एक सोल्यूशन बन गई, बड़ी गलत स्टेटमेंट है। NaOH और HCl मिक्स हो रहे हैं, लेकिन क्यों मिक्स हो रहे हैं? वो रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो दो चीजें जो रिएक्ट होती है वो कभी सोल्यूशन नहीं बनाती। जो रिएक्ट हो रही है वो कुछ और ही हो रहा है, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, पुराने बॉन्ड टूट रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके बाद एक और कंफ्यूजन, जो अभी मैं आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करा रही थी इस गैप में, तो कुछ बच्चों को, काफी बच्चों को ये डाउट आया। एक आखिरी बार इस डाउट को भी क्लियर करती हूँ। आपका सिलेबस पूरे 2 साल में सिर्फ एक ही चीज पकड़ेगा सॉल्यूशन में, बाइनरी सॉल्यूशन। ट्राइनरी आपका सिलेबस नहीं है, वो हमें ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाता है। बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा? एक सोल्यूट, एक सॉल्वेंट। कौन सा सोल्यूट, कौन सा सॉल्वेंट? अब सोचो, मैं आपको कह रही हूं लैब में एक बॉटल है जिसके ऊपर लिखा हुआ है 98% H2SO4। इस M/V को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। 98% का क्या मतलब है? अगर आप 100 ग्राम उस सोल्यूशन को लाते हो, सपोज मैं W/W मास की टर्म्स में बात कर रही हूं, अगर आप उस सोल्यूशन का 100 ग्राम उठा के लाते हो तो उसमें 98 ग्राम क्या होगा? H2SO4। बाकी बचा हुआ क्या होगा? वाटर। अब कुछ लोग ये मिसकंसेप्शन लिए बैठे होते हैं, जो चीज ज्यादा होती है बल्क में वो सॉल्वेंट होती है। नो वेज, आई एम नॉट कमेंटिंग इन दिस डायरेक्शन कि जो चीज ज्यादा होती है आप उसको हमेशा सॉल्वेंट कहेंगे, नहीं। जिस चीज की परसेंटेज बता रखी है, मोलैरिटी बता रखी है, मोलैलिटी बता रखी है, जिस चीज का कुछ भी बता रखा है, वो हमेशा क्या होगा? सोल्यूट, ना कि मेजर और माइनर। ज्यादा जो चीज प्रेजेंट है आप उसको आंख बंद करके सॉल्वेंट नहीं कहेंगे। ये ट्रिक आपको बहुत क्वेश्चन में भारी पड़ जाएगी। जिसकी कॉन्सेंट्रेशन बता रखी है वो क्या है? सोल्यूट। हाँ, जहां कुछ ही नहीं बता रखा वहां पे अक्सर हम क्या कर लेते हैं? माइनर कंपोनेंट को बोल देते हैं सोल्यूट, मेजर कंपोनेंट को बोल देते हैं सॉल्वेंट, जहां कुछ नहीं बता रखा। जैसे कि सिल्वर इन गोल्ड, वो बात अलग है, सुनार हमको क्या करके दे रहा है। मैं उस एडल्ट्रेशन, उस कंटामिनेशन, उस धोखे की बात नहीं कर रही। लेकिन गोल्ड को, ब्रिटल है गोल्ड, आप मतलब है मिलिएबल, डक्टाइल, बट उसको डिजायर्ड शेप में ज्वेलरी में कन्वर्ट करने के लिए उसमें थोड़ा सा हमें सिल्वर और कॉपर मिलाना पड़ता है। तो सिल्वर जो मिलाया गया है गोल्ड में, अब सिल्वर चाहे ज्यादा है, फिर भी मैं कह रही हूं इफ सिल्वर इज डिजॉल्व्ड इन गोल्ड, तो इन गोल्ड जिसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है वो हमेशा मेरा सॉल्वेंट होगा। तीसरे लेक्चर से आपके न्यूमेरिकल गलत होने शुरू हो जाएंगे, जब आपको ये गड़बड़ लगेगी इन दोनों में से कोई भी वाटर नहीं है तो सॉल्वेंट किसको लें? और वाटर देके थोड़े हम सॉल्वेंट पे बात करेंगे। जब इस तरह का केस आएगा तब आपको समझ नहीं आएगा किसको लिया जाए। इन गोल्ड, सिल्वर थोड़ा सा मिक्स किया जा रहा है गोल्ड में, ज्यादा क्या है? गोल्ड नहीं, मेरे को वो नहीं देखना किस में मिक्स किया जा रहा है, गोल्ड में। तो जिसमें मिक्स किया जा रहा है वो सॉल्वेंट है। जिसको मिक्स किया जा रहा है, कि मैं कह रही हूँ जी 10% में सिल्वर डाल रही हूँ, 90% गोल्ड है, तो मेरे बोलने के तरीके से आपको पता चल रहा है सिल्वर इज मिक्स्ड इन गोल्ड, मतलब सिल्वर इज सोल्यूट एंड gold is solvent. Why I took this example on first slide intentionally to break a myth. Solution हमेशा liquid होता है, no. दो solid भी अगर homogeneous mixture बना रहे हैं तो वो भी solution होता है। alloy बोलूंगी इसको मैं, yes. alloy is a solution, yes. तो solution हर वो चीज नहीं सोचना जो बह जाए, no ways. solution आप हर दो चीजों का mixture regardless of their physical state is solution. बस वो होमोजीनियस होना चाहिए। कि कल को मैं आपको कहूं मैंने 1 चम्मच तेल पानी में डाल दिया और लगातार उसको घुमा रही हूं, या मिल्क, व्हाट इज मिल्क? मिल्क में फैट भी है, प्रोटीन भी है, सब कुछ है। क्या कहोगे मिल्क को? अनएडेड आई से तुम उसको देख नहीं पाते, क्या बोलोगे मिल्क को? योर गट फीलिंग? colloid, you predicted me actually. मिल्क इज अ कोलॉइड। चाहे वो डेफिनेशन के हिसाब से सॉल्यूशन में फिट सा बैठ रहा है, होमोजीनियस है, मेरे को एक कांच के ग्लास में आप भर के दे दीजिए मिल्क, आई कैन नॉट सी इसके दो फेजेस, होमोजीनियस। लेकिन मैं कैसे बोलूं कि वो कोलॉइड है? बस मुझे पता होना चाहिए। लाइफ से रिलेटेड 90% चीजें कोलॉइड मिलेंगी। ये भी हिंट दे दूं, जैसे ब्लड कोलॉइड है वैसे भी मिल्क क्या है? कोलॉइड। सो वो सारी चीजें कोलॉइड चैप्टर में पढ़ेंगे, बट राइट नाउ सॉल्वेंट ढूंढने के लिए कोई मिसकंसेप्शन नहीं लेके चलना, जो ज्यादा है वही सॉल्यूशन लिक्विड होती है, नहीं।
तो ये मैंने सिर्फ आपको सॉल्यूशन शब्द का इंट्रोडक्शन दिया, एक्सपेक्ट एवरीथिंग अंडर दिस रूफ, जो मेरी डेफिनेशन थी। इसके बाद मैं आ जाती हूं कि सॉल्यूशन जो हम बात कर रहे हैं उनकी कैटेगरी। एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ा टेबल दे रखा है विद एग्जांपल्स, और टेबल्स आर पॉपुलर इन जेईई नीट। उस टेबल को समझते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं आपको कहती हूँ, मेरे को बताना टाइप ही इनकी तो चलो हम रट लेंगे। आपको अगर कहा जाए कि मैं 3 सॉल्यूशन के एग्जांपल दे रही हूँ, किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई करोगे? एक मैंने दे दिया गोल्ड सिल्वर, राइट, जिसको मैं अलॉय बोल रही थी। एक मैंने दे दिया शुगर इन वाटर, और एक मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये 3 एग्जाम्पल दे दिए, तीनों सोल्यूशन है, एग्रीड। लेकिन इन तीनों सोल्यूशन के बारे में जब मेरे को पढ़ना है, क्या इन तीनों में कहीं भी कुछ कॉमन है? पहली सोल्यूशन क्या थी? दोनों सॉलिड। दूसरी मैंने क्या बोली? शुगर इन वाटर। तीसरी मैंने बोली कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। आखिरी दो में एक चीज कॉमन है, वाटर, लिक्विड। आखिरी चीज जो मैंने बोली, आखिरी दो सॉल्यूशंस जो मैंने बोली, उसमें एक चीज कॉमन है, दोनों में मैंने कुछ कुछ वाटर में डाला है, दोनों में मैंने कुछ कुछ लिक्विड में डाला है। इन दोनों सॉल्यूशंस को, लास्ट के दो एग्जांपल्स को, मेरे साथ ही रहिएगा, कुछ लिखने विखने में मत रहिएगा, लिखवाऊंगी तब, बट उससे पहले आपको सेट हो जाना चाहिए हम पढ़ने क्या वाले हैं। आखिरी की दो सॉल्यूशन जो इधर इधर रखी हुई है, उनमें लिक्विड सॉल्वेंट है, और उसके अंदर एक में मैं क्या डाल रही हूं? शुगर यानी सॉलिड। एक में मैं क्या डाल रही हूं? कार्बन डाइऑक्साइड। सॉलिड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। कैन आई कॉल देम लिक्विड सॉल्यूशंस? क्योंकि अभी आपको बताया सॉल्यूशन लिक्विड भी हो सकती है, सॉलिड भी हो सकती है। कैन आई कॉल देम लिक्विड सॉल्यूशंस? परफेक्ट। इधर वाले को क्या नाम दूं? गोल्ड एंड सिल्वर? यू सेड इट, सॉलिड सॉल्यूशंस। अच्छा, अब ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन का मिक्सचर, एयर। अगर देखा जाए तो एयर में 99% तो यही दो चीजें हैं, तो मानना है इसको क्या नाम दोगे? ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। लक्ष्य, गैसियस सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले तो ये समझिए सॉलिड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, लिक्विड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, और गैसियस सॉल्यूशंस क्या होते हैं। ये तीन सॉल्यूशन के हिसाब से अब हम शुरू होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी सॉलिड सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशन की कैटेगरी हमने कैसे बनाई, क्लासिफाई हमने कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो लोग पहले से बैठे हुए थे उन्होंने नोट किया, जिन्होंने नहीं किया वो साथ साथ कर सकते हैं। आई विल बी स्पीकिंग विद वेरी स्लो स्पीड। सो सॉलिड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जहां पर एक चीज तो फिक्स है, सॉल्वेंट सॉलिड है। इसके एग्जाम्पल्स आर किलिंग अस इन जेईई एंड नीट। ठीक है, ये भी याद करें, ये भी रटना जरूरी है। यस, मतलब कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है इस पे। इसको कैसे ढूंढना शुरू करें, एग्जैक्टली कैसे एग्जांपल्स को याद करना शुरू करें? सॉलिड एंड सॉलिड तो मैंने आपको याद दिला दिया। कोई भी एलॉय, डोंट स्टिक योरसेल्फ टू दिस गोल्ड सिल्वर, इट कैन बी ब्रास, इट कैन बी ब्रोंज। आगे आने वाले और एलॉयज जो भी आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सुनेंगे, सारे इधर आ जाएंगे, सॉलिड एंड सॉलिड। उसके बाद लिक्विड इन सॉलिड में मैंने आपको शुगर इन वाटर, लिक्विड इन सॉलिड, सॉरी, मैंने उसके अंदर आपको दिया ही नहीं शायद एग्जांपल। आप दे सकते हैं कोई यहां लिखे हुए को छोड़ के? यहां तो वो वाले होंगे जो आप भूलते हो। आपकी डे टू डे लाइफ से कोई ऐसी सॉल्यूशन जहां पर आप लिक्विड इन सॉलिड देखते हो? यहां वाले को छोड़ दीजिए, कोई ऐसी जगह है जहां आप लिक्विड इन सॉलिड? आई वॉन्ट समथिंग क्रिएटिव, बी इट अ रॉन्ग एग्जाम्पल, फेयर, लेकिन बहुत फायदा होगा अगर आप कुछ भी कोट करते हैं। ये तो वो वाले हैं जो आप खुद इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं अपने चारों तरफ देखते हो लिक्विड को हम किसी सॉलिड में डिसॉल्व कर रहे हैं? रस्टिंग, रस्ट इज सॉलिड, आयरन इज सॉलिड। बेटा वो तो पहली बात सॉल्यूशन ही नहीं है, हम तो पहले वहीं खत्म हो गए, वो सॉल्यूशन ही नहीं है। कोई अपने घर में कोई ऐसी चीज, अमेलगम, इसके अलावा चलो, ये अमेलगम ही है। गुड वर्ड मैंने लिखा हुआ नहीं था, ये तुम लाए हो गुड वर्ड, बट मैं चाह रही हूं इन दोनों के अलावा आपके चारों तरफ से कभी सोचा है कि यार इसके अंदर लिक्विड मिक्स हो रहा है सॉलिड में, निकल के आ रहा है सॉलिड से लिक्विड, बह के आ रहा है, कुछ ऐसा? मरकरी को सोडियम के साथ हमने मिक्स किया। क्यों जरूरत पड़ गई? मेरे को क्या दिक्कत है सोडियम को मरकरी से क्यों मिक्स करना पड़ रहा है? ये मेरा जबरदस्ती क्रिएटेड एग्जाम्पल है।
यस, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, वी ऑल नो, इट कैचेस फायर। कई जगहों पे मुझे सोडियम इस्तेमाल करना है, रखना है, कुछ भी आगे देखेंगे आप, तो मैं अगर उसको मरकरी के साथ कोट करके, लपेट के, या उसका एलॉय काइंड ऑफ, नॉट एग्जैक्टली एलॉय, दोनों को मिक्स करके रखूं, तो वो एमलगमेटेड सॉल्यूशंस कहलाएंगे, एंड वी कैन डू इट विद एवरी मेटल। दो मेटल रिएक्ट तो करेंगे नहीं आपस में। मरकरी आप जानते हैं सॉलिड नहीं है, राइट, सोडियम सॉलिड है। एक एग्जांपल और दिया मैंने, कॉप आ जाते हैं, गैस इन सॉलिड। ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी, आपके आगे के चैप्टर्स में डिटेल में आएगा जब डी ब्लॉक पढ़ेंगे। प्लेटिनम निकल, और भी हैं, लेकिन मैंने प्लेटिनम निकल क्यों चूज किया, क्योंकि जीओसी और हाइड्रोकार्बन में आप रिड्यूसिंग एजेंट जो चूज करते हैं एल्कीन से सीधा एल्केन बनाने के लिए, उसमें आप पीटी विद H2, पैलेडियम भी यूज कर लेते हैं, बिर्च रिडक्शन की बात करूं, या आप निकल भी यूज कर लेते हैं। वाई दीज एलिमेंट्स ओनली? उस जगह पे कोई और मेटल क्यों नहीं आया, लेड क्यों नहीं आया, टिन क्यों नहीं आया, क्यों ये आए, उसके भी रीजंस आएंगे। बट एटलीस्ट मेरे को एक हिंट यहां से अब पकड़नी शुरू करनी चाहिए। प्लेटिनम, निकल, पैलेडियम, ये कैटलिस्ट जो हम यूज कर रहे हैं तो सारे डी ब्लॉक के। सारे कैटलिस्ट एक ही जगह से आते हैं, डी ब्लॉक हैं, तो ये डी ब्लॉक के। अब एक सोचिए, आप निकल का टुकड़ा लेते हैं, निकल पाउडर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, है तो सॉलिड, है तो उसका क्रिस्टल ही। उसके क्रिस्टल में छोटे छोटे वॉइड स्पेसेस, खाली जगह होगी। आप इमेजिन करो, छोटी छोटी बॉल्स पैक हुई हुई हैं। प्लैटिनम के एक एटम को मैं स्फेरिकल एज्यूम करके पैकिंग की बात करूं तो छोटी छोटी बॉल्स पैक हुई हैं। जब आप बहुत छोटी छोटी बॉल्स पैक करेंगे तो उसमें स्पेस तो बचेगा, थोड़ा थोड़ा सा खाली जगह छोटी छोटी तो बचेगी। उस खाली जगह जो छोटी छोटी है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया जाता है, और ये मिलिट्री सर्विसेज में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है एज स्टोर हाउस ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस कुछ मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए चाहिए होती है, तो ये हाइड्रोजन गैस को स्टोर करने का भी तरीका, किसी से रिएक्ट ना कर जाए। तो आप ये देखिए, प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, इनके अंदर छोटे छोटे जो स्पेसेस हैं, उनके अंदर हाइड्रोजन को घुसाया जाता है। इस फिनोमिना को कहते हैं ऑक्लूजन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। ऑक्लूजन का क्या मतलब है? किसी भी छोटे पार्टिकल गैस, किसी भी छोटा पार्टिकल बट एक्सक्लूसिवली गैस, अगर वो क्रिस्टल के खाली स्पेसेस में जगह ढूंढ लेती है, तो उस फिनोमिना को बोलते हैं ये ऑक्लूड हो गई, ये अंदर घुस गई, ऑक्लूजन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन, जो सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल्स के अंदर देखा जाता है। और ज्यादा अच्छे से कौन से क्रिस्टल्स में? जो क्रिस्टल खुद टिक पाए। सोडियम पोटेशियम आपकी तो वजूद नहीं है, वो खुद एयर से रिएक्ट कर जाता है, तो वो क्या ही ऑक्लूड करेगा किसी और को। सो दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन। नोटेड एवरीबॉडी? ऑक्लूजन थिंग आप लोग पूछ भी रहे थे, मैंने कहा था कि मैं बात करूंगी। तो कुल मिला के तीन तरह की सॉलिड सॉल्यूशंस आई, लेट्स रिवाइज। वन इज सॉलिड इन सॉलिड एलॉयज, सेकंड इज एमलगम और हाइड्रेशन। ये बहुत बहुत बड़ा चेक रहेगा आपके टफ क्वेश्चंस में। ये भूल जाते हैं सॉल्यूशन कहां से हो गई, ये तो एक सॉल्ट है इकलौता है, इसमें कौन सा सॉल्वेंट दिख रहा है आपको? सॉल्वेंट तो हमेशा एक्सिस में होता है, उसका आगे एक्यू लिखा होता है, एक्वस। सिर्फ .2H2O भी मैं कहीं दूं, वो भी किसका केस है? सॉलिड सॉल्यूशंस का। यानी लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन सॉलिड, सेम इज गैस इन सॉलिड, राइट? तो गैस इन सॉलिड भी थोड़ा एक्सक्लूसिव सा था, और मैंने कोशिश की है, मैंने एनसीईआरटी के एग्जांपल उठाए हैं। इन केस मेरे से एनसीईआरटी का एग्जांपल मिस होगा, तो आप लोग खुद एनसीईआरटी से खोल के देखेंगे, शायद वहां कुछ और हो और मैंने कुछ और दिया हो, मे बी, राइट? चलिए, इसके बाद यहीं से एक ओनली एंड ओनली फॉर कंपटीशन, दैट टू फॉर एडवांस ओनली, जो मैं बता रही हूँ, ना जेई मेंस के लिए है, ना ये नीट के लिए। थोड़ी देर नीट वाले अपनी पिछली चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस के लिए है कि सॉलिड में जब कोई चीज ऑक्लूड हो रही है, जगह घेर रही है, और ऐसी एलॉय में भी मैंने देखा दो सॉलिड, तो यहां से मेरे को एक चीज पता लगती है कि मेरे को एलॉय आना चाहिए। अब एलॉय के बारे में बेसिक नॉलेज मेरा सब्जेक्ट मेरे को जो दे रहा है वो मेरे को लेनी है, एंड ओनली फॉर एडवांस। तो आप ये सोचिए, आप देख रहे हैं इस पूरे क्रिस्टल को, एक सॉलिड है। सॉलिड में दो तरीके से सॉल्यूशन बन सकती है, यानी सॉलिड सॉल्यूशंस में वो वाली सॉल्यूशन जिसमें दोनों सॉलिड हैं, फर्स्ट कैटेगरी सॉलिड इन सॉलिड, वहां दो डिवीजन होते हैं, और मेरी बुकलेट में इसको बहुत प्रॉपर डायग्राम के साथ बता रखा है। एक तो सॉलिड सोल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट के अंदर कुछ इस तरह से घुसता है,
दोनों में फर्क क्या दिखता है बच्चों को? बना भी लिया अब तो काफी ने, क्या फर्क है दोनों में? नीचे वाले में खाली बची हुई स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया है। ये गैस नहीं है इसलिए इसको ऑक्लूजन मत बोल देना। दिस इज नॉट गैस, आई एम टॉकिंग अबाउट सॉलिड इन सॉलिड। और इसमें क्या हुआ, खाली स्पेसेस को नहीं, जहां पर होस्ट एटम होना चाहिए था। अगर ये क्रिस्टल है निकल का, अगर ये क्रिस्टल है आयरन में बहुत कॉमन मिलता है मेरे को, निकल और आयरन में, अगर ये होस्ट है निकल का, तो उस होस्ट के 3 एटम्स की जगह कोई और एटम दूसरा मेटल का आके घुस गया, तो उसको कहेंगे सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। एटम्स की प्लेस को सब्स्टिट्यूट कर दिया दूसरे एटम ने, लेकिन यहां किसी को सब्स्टिट्यूट नहीं किया। यहां बची खुची स्पेसेस में बहुत छोटा सॉलिड घुसा। ये क्या, सी क्या है? कार्बन। कार्बन आप जानते हैं सॉलिड है। टंगस्टन क्यों बहुत हार्ड जगह पे, जहां पर मेरे को बहुत हार्ड मेटल चाहिए, खास करके एयरक्राफ्ट बॉडीज, उसमें सबसे बड़ा एलॉय जो यूज होता है वो टंगस्टन का यूज होता है। क्यों वो इतना हार्ड है? क्योंकि उसकी स्पेसेस जो हैं छोटी छोटी, उसमें कार्बन एग्जैक्टली फिट हो गया। एग्जैक्टली फिट हो गया तो उसके स्क्वीज होने का चांस ही नहीं बचा, और वो इतना स्ट्रांगली बॉन्ड हो गया कि उसका मेल्टिंग पॉइंट और हाई हो गया। हमारा पर्पस भी वही है। सो इंटरस्टिशियल कहते हैं इन खाली जगहों को। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन हुआ ये, और ऊपर वाला क्या था? सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन। मेरे को अब पढ़ाने के बाद आपसे एक चीज चाहिए, विच इज बेटर फॉर स्ट्रेंथ। ऑल्दो मैं बोल बैठी, बोलना चाहिए नहीं था, हो गया मुझसे। Why? I hope you know that. इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन को डी एंड एफ ब्लॉक में दोबारा पढ़ा जाएगा, आपकी एनसीईआरटी लेगी, तब एनसीईआरटी वाले को डिटेल लिखवाऊंगी कि वो क्या है। लेकिन इस तरह से कैटेगराइज जब हम एलॉयज को करते हैं, वो आपका सिर्फ जेई एडवांस का पार्ट अलाउ करता है। तो सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन एंड इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन विद एग्जांपल मैंने लिख दिया। ये एग्जांपल्स आपको कभी भी आगे अगर एनसीईआरटी में आएंगे तो आई विल बी टेकिंग इट इन डिटेल्स, राइट? चलें आगे, आ गया सबके पास? तो यहां मैंने क्या कैटेगरी क्लोज करी बच्चों? सॉलिड सॉल्यूशन। अगली क्या होनी चाहिए? लिक्विड सॉल्यूशन। चलो जी, सॉलिड इन लिक्विड डिसॉल्व करना एग्जांपल पहले तुम बताओ। नॉट व्हाट आई हैव रिटन, आपने पहले लिख लिया हो। रोजमर्रा की लाइफ से शुगर हटा दो, बहुत हो गया, मैंने बोल दिया। ग्लूकोज शुगर भाई भाई है, मतलब वो थोड़ा सा केमिस्ट्री का नाम आ गया ग्लूकोज, मतलब बॉडी में जाके शुगर ग्लूकोज ही बनाती है। और इस साल तो सुक्रोज के स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे हम। कुछ और सॉलिड इन लिक्विड शुगर के अलावा, मीठे से ऊपर उठे। सॉल्ट, यस, कोई भी सॉल्ट उठा लो। सॉल्ट कौन सा? नो NaCl, खबरदार। सॉल्ट कौन सा? KCl। थोड़ा सा बचा लिया आपने आपको। तो कोई भी सॉल्ट, सॉल्ट होते क्या है? नहीं है मेरे पास NaCl KCl अलाउड ही नहीं है। सॉल्ट क्या होते हैं? एनीवन? व्हाट इज सॉल्ट? किसको कहते हैं सॉल्ट? ये सोचना, 9th के बच्चे से पूछ रही हूं मैं, 12th का प्रेशर मत ले लेना। ये 9th क्लास का बच्चा बताए मेरे को सॉल्ट क्या होता है। कोई दीदी भैया करता आया तुम्हारे पास, क्या बोलोगे? कितना मुश्किल 9th के बच्चों को एसिड बेस ही ना पता हो। और नीचे उतरो। ठीक है, एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट और वाटर बनता है। 9th वाला तो तुम्हें डिक्लेयर कर देगा आता ही कुछ नहीं है, कुछ पता नहीं क्या बता दिया, हमारे लेवल पे बताया नहीं, खराब। ये हमारे साथ रोज होता है। एनीवेज, सॉल्ट और कुछ, साइंस के बच्चे हो, केमिस्ट्री के बच्चे हो तुम लोग। कंपाउंड आया ना इटसेल्फ, तुमने ऐसा बड़ा गड्ढा खोद लिया ना। कंपाउंड और सॉल्ट सूरज और चांद बराबर है, कोई आपस में लेना देना नहीं। कंपाउंड इज कोवेलेंट बॉन्ड, सॉल्ट इज आयोनिक बॉन्ड, राइट? तो एक हिंट तो मेरे को बोलनी पड़ गई। और कुछ, जहां पर भी कैटायन और एनायन मिल रहे हैं वो सब सॉल्ट हैं। 9th क्लास की एनसीईआरटी खोलना, राइट हैंड साइड पे एक रेड या पिंक कलर का बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है क्रिस क्रॉस करके सॉल्ट्स के फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। और पहला एग्जांपल वहां NaCl का है। ये हर वो चीज है जो एक कैटायन और एनायन को मिला के बनाई जा सकती है। NaNO3, KNO3, NaCl, KCl, कॉपर सल्फेट अकेला, राइट? एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं, क्योंकि वो कैटायन अनायन नहीं है। तो सॉल्ट, लेड नाइट्रेट, PbNO3, मेटल्स के 100% केसेस आपको सॉल्ट्स मिलेंगे। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आपको आ जाएगा ये भी।
अब आ जाते हैं जी दूसरी कैटेगरी पे, जो मैं पूछ रही थी और जिसमें मैं थोड़ा जलील कर रही थी आपको। सॉलिड इन लिक्विड में देखो मैंने तो वही लिखा है जो बच्चे एक्सपेक्ट करते हैं, एक आधा ढंग का लिख लो। अब NaCl इन वाटर शायद एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एक आधा ढंग का लिख लो। कॉपर नाइट्रेट लिखो, सिल्वर नाइट्रेट लिखो, AgNO3 जो यूजुअली तुम्हारे हाथ में चढ़े हुए नहीं है। लेड सल्फेट लिखो, ऐसे एग्जाम्पल्स लिखो जो इन रूटीन तुम्हारे हाथ में आते नहीं है। NaCl ने हमें बहुत तंग कर रखा है, हर जगह आप ये एग्जाम्पल देते हैं, अब देना बंद कर दीजिएगा। सॉलिड इन लिक्विड आ गया, लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल विद वाटर, राइट। और कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं लिक्विड इन लिक्विड का फ्रॉम लाइफ अराउंड यू? व्हाई नॉट? कौन सा एसिड? H2SO4 बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा? एसिड इन वाटर। और कुछ? एसिड इन वाटर में हम थोड़ा सा फंस सकते हैं, हम उसको न्यूट्रलाइजेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड के आगे तुमने एम्फोटेरिक वाटर डाल दिया। H2SO4 के आगे तुमने वाटर डाल दिया, जो एम्फोटेरिक है वाटर बेस बन जाएगा, वो एसिड बेस की कैटेगरी टच कर जाएंगे। और कुछ सोचो जो रिएक्ट नहीं करते आपस में। माय फोकस इज जो रिएक्ट नहीं करते। सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर तो धमाके से रिएक्ट करते हैं, और आपको पढ़ाया गया होगा धीरे धीरे डाला करो टिल्ट करके। नींबू पानी। हाँ, अब तुम उसका थोड़ा रिफाइंड बोल दिया, सिट्रिक एसिड। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है ना। पता नहीं, कभी सोचा नहीं मैंने। हाँ ठीक है, लाइम जूस आप ले आओ, उसको पानी में डालो, हो गई सोल्यूशन। रसना, रूह अफ़ज़ा सब आ गए उसमें, वो मत बोलना प्लीज। वही बोल रहे थे ना, आई न्यू इट। रसना रूह अफ़ज़ा मत लाइएगा, क्योंकि वो जो रसना रूह अफ़ज़ा है वो ऑलरेडी एक सोल्यूशन है, और आपको नहीं पता वो कोलॉइड ना हो, आपको नहीं पता वो हमने कोलॉइड ना बना रखा हो, ठीक है। सो मतलब एनीवेज सोचिएगा, ये मैंने सोचा नहीं था कि कोई मेरे को लाइम वाटर दे सकता है। अगले साल आई विल बी केयरफुल। लिक्विड इन लिक्विड आ गया, एक और दो चार आपको और मिल जाएंगे। यू वेट, पूरा चैप्टर सोल्यूशन पे है। आई विल बी गिविंग यू, क्योंकि अभी आप लिक्विड सोचते हो, वही तीन चार चीज। आप लोग कभी भी लिक्विड के लिए वो टिपिकल केमिकल्स कोट नहीं करते आपके दिमाग में। दिस चैप्टर विल डू दिस वर्क विद यू, राइट। कार्बन टेट्राक्लोराइड कोई सोचेगा ही नहीं, वो भी लिक्विड है, ठीक है ना। बेंजीन कोई सोचेगा ही नहीं, वो भी लिक्विड है। तो बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, दिस चैप्टर विल टेक केयर कि अब आप लिक्विड इन लिक्विड आगे आने वाली क्लासेस में इथेनॉल इन वाटर नहीं देंगे, आप बेंजीन इन कार्बन टेट्राक्लोराइड देंगे, विल टेक केयर। ठीक है, यही होगा इस चैप्टर में आपका थोड़ा सा स्विच। अब आ जाते हैं हम गैस इन लिक्विड, वेरी फेमस एरेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स जितने भी, और जो पानी आप पी रहे हैं उसमें O2 है, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो गैस इन लिक्विड इज इजी, क्योंकि अगली पूरी क्लास गैस इन लिक्विड पे है, तो मैं इसको जरा पकड़ नहीं रही। नेक्स्ट कंप्लीट क्लास इज ओनली ऑन वन कैटेगरी, दैट इज गैस इन लिक्विड, सो आई एम नॉट गोइंग इन सो मच डेप्थ। ये देखिए और मुझे बताइए, क्या इसमें मुझे कुछ बताना चाहिए? आपने अपने चारों तरफ, मेरे को ह्यूमिडिटी गलत एग्जांपल लग रहा है यार, एक बार एनसीईआरटी है किसी के पास? एनी? हाँ, क्यों नहीं होना चाहिए ह्यूमिडिटी? ये कोलॉइड है, दिस इज कोलॉइड। ये जो ह्यूमिड चीज के बारे में हम बात करते हैं ना, ये कोलॉइड है। आई कैन नॉट राइट ह्यूमिडिटी, मुझे पता नहीं क्या सोच के लिख दिया मैंने। तो जो आपकी बुकलेट में और एनसीईआरटी में दे रखा है वो एग्जांपल जरूर लिख लीजिए यहां पर, वेयर लिक्विड इज डिसॉल्व्ड इन गैस। और किसी को अपने चारों तरफ से कुछ याद आ रहा हो तो मोस्ट वेलकम। क्या करना है? बंद कर दो। चलिए, अब ये रट्टे वाला पार्ट था, नहीं हुआ? मुश्किल काम है। अच्छा, इसका स्विच ही नहीं है यहाँ पे? है, जाते वक्त बताऊंगी कहाँ है। अब मैंने ना F के स्टिकर नहीं लगा रखे, सिर्फ लाइट के लगा रखे हैं। चलो वो भी लगा देंगे अब। नाउ एवरीवन, अब तक चल रहा था सारा वो काम जो मुझे किसी तरह से एग्जाम्पल्स कैटेगरीज रटानी थी। अब अकल, अब लॉजिक्स, अब क्वेश्चन, और आज के क्लास टेस्ट का टिपिकल एरिया शुरू। ठीक है, जिस पे मेरे को हेडिंग डालनी पड़ी। आज का लेक्चर हम सिर्फ सॉल्युबिलिटी पे बात करेंगे। बहुत कुछ क्लास 11th का आएगा, मैं कोशिश करूंगी जीरो से उठाने की। किसी को कहीं ट्रबल आए नोट कर लेना, और उसका हम प्रॉपर रिपेयर करेंगे। सॉल्युबिलिटी आज के बाद कोई मेरे को बोलता है तो उसका मतलब क्या है? आपको क्लास 11th में कुछ नहीं बताया गया सॉल्युबिलिटी को लेके, नथिंग। सो एवरीथिंग इज फ्रेश। कुछ भी आएगा वो आएगा, वो भी हम बात करेंगे, बट सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन आपको किसी चैप्टर में नहीं दी गई। सॉल्युबिलिटी, अब मैं आपसे पूछती हूँ जी, वाटर के अंदर स्टार्च ज्यादा सॉल्युबल है कि चीनी? शुगर, चीनी।
स्टार्च देखा है कभी वाटर में डालते हुए? कोई बात नहीं, कभी मौका लगे देख लेना, एक घरों में होता है। स्टार्च अगर आप वाटर में डालते हैं तो स्पेरिंगली सॉल्युबल बनती है सॉल्यूशन, ढंग से स्टार्च पानी के साथ एसोसिएट ही नहीं होता, नॉन वेटेबिलिटी सी दिखती है। स्टार्च गीला ही होने में बहुत देर लगा देता है, बहुत शेक करना पड़ता है पूरा स्टार्च गीला हो, दैट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल। तो सॉल्युबिलिटी कैसे कंपेयर हो, आपकी आंखों पे ट्रस्ट करें, हाँ भाई बताओ ये चार चीजें हैं, किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, आप कहोगे मेरे को दिख रहा है इसकी ज्यादा है, मेरे को दिख रहा है इसकी कम है, तो उस पे तो काम चल नहीं सकता साइंटिफिक चीजों का, क्योंकि हमें मेडिसिन, हमें बहुत सी थेरेप्यूटिक ड्रग्स, बहुत से इंजेक्टिबल्स ऐसे बनाने हैं जो ब्लड में इमीडिएट डिसॉल्व हो जाए। कई ऐसे एंटीडोट होते हैं, इंजेक्टेबल्स होते हैं जो ब्लड में इमीडिएट डिसॉल्व करने, तो मेरे को सॉल्युबिलिटी को अब सीरियसली लेना पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी के लिए क्या कहा गया, कुछ एक स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं। और वो क्या फिक्स किया, जिस भी सोल्यूट की तुम सॉल्युबिलिटी कंपेयर करना चाह रहे हो दूसरे सोल्यूट्स के साथ, maximum amount of solute that can be dissolved in a specific fixed amount of a particular solvent. यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लिया मैंने वाटर, 5 बीकर्स रखे, पांचों में मैंने फिक्स्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर या फिक्स्ड मास ऑफ वाटर। वाटर के केस में मास और वॉल्यूम एक ही बात है, 100 ग्राम बोलूं या 100 ml बोलूं, क्योंकि डेंसिटी 1 है। फिक्स्ड वॉल्यूम चारों कंटेनर्स में मैंने किसका रखा, वाटर का, या फिक्स्ड मास कुछ ही कह लीजिए। तो और वो फिक्स्ड मास मेरे हाथ में नहीं है, यूनिवर्सल स्टैंडर्ड्स हैं, मेरे को 100 ग्राम ही रखना है। मैं तो 50 ग्राम का निकालना है, देना 100 पड़ेगा, उससे आधा कर लेना भाई। 100 ग्राम में 2 ग्राम डिसॉल्व हुआ तो 50 ग्राम में कितना होगा। और मैं आपको कहूं नहीं जी, मैं एक डाटा दे रही हूं, 1000 ग्राम वाटर में फलाना सोल्यूट 50 ग्राम डिसॉल्व होता है, 2G सॉल्युबिलिटी। तो आप कहोगे मैम सॉल्युबिलिटी तो आपने दे दी, नहीं, सॉल्युबिलिटी का स्टैंडर्ड क्या है, आपको पर 100 ग्राम ही देना है। मैं 1000 ग्राम में देके गलत हूं, तो अगर 1000 ग्राम में 20 ग्राम डिसॉल्व हो रहा है तो 100 ग्राम में कितना होगा, 2। ये आपको देना पड़ेगा। योर 2 विल बी एक्सेप्टेड, माई 20 विल बी कंसिडर्ड रॉन्ग, क्योंकि आपकी शर्त क्या आ गई, 100 ग्राम में ही बताई जाएगी आज के बाद सॉल्युबिलिटी, इट इज फिक्स्ड। आपको मोलैरिटी मोलैलिटी सब बता दी, सॉल्युबिलिटी नहीं पकड़ी थी, तो वहां पर आपका पर लीटर पर केजी है, तो गलती से यहां भी पर लीटर पर केजी नहीं लेंगे, सॉल्युबिलिटी इज ऑल डिफरेंट थिंग। तो इस तरह से अगर मेरे को करना है तो ठीक है, सॉल्युबिलिटी कम ज्यादा के लिए स्टैंडर्ड आ गया। तो आज के टेस्ट में अगर मैंने सॉल्युबिलिटी पूछी है तो आपको पता होना चाहिए आपने क्या देना है। सॉल्युबिलिटी किसी चीज की जब मैं बात करती हूँ, सॉल्यूशन की बात करती हूँ, तो एक चीज जिक्र ही करना भूल गए हम डायरेक्टली, जबकि पूरा डिटेल पढ़ा है। मैंने कैटेगरी कैसे बनाई थी, सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पे। सॉलिड सॉल्यूशन किसको बोला था, जिसमें सॉल्वेंट सॉल्यूड, राइट। मैंने लिक्विड सॉल्यूशन किसको बोला था, जिसमें सॉल्वेंट लिक्विड है। और गैसियस सॉल्यूशन किसको बोला था, जिसमें सॉल्वेंट गैस है। तो फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की कभी भी सॉल्यूट डिसाइड नहीं करता, वो हमेशा कौन डिसाइड करता है। ये एक ट्रबल बहुत से क्वेश्चन में आने लगी थी, इसीलिए मैंने स्टार करके लिख दिया कि बच्चों भूलनी नहीं है ये बात, कि आप कहो कि लिक्विड बहुत सारा डाल रही हूं मैं, लेकिन सॉलिड सॉलिड सॉल्वेंट बहुत कम है, फिर भी आप इसको ये बोलोगे यस, सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है सॉल्यूशन की, वही फिजिकल स्टेट क्लेम की जाएगी, चाहे वो कम ज्यादा, डज नॉट मेक मच डिफरेंस फॉर अस। जेलेटिन इज अ कोलॉइड, आप किसी लिक्विड में नहीं डाल सकते। जेलेटिन जो है वो इटसेल्फ एक कोलॉइड है, आप जेलेटिन को किसी लिक्विड में डालते हो क्या बनता है, जेलीज, जैम्स, एवरीथिंग इज कोलॉइड, उसका कुछ भी यहां नहीं फॉल करेगा। जो ये सारे आपको जो एनसीईआरटी से हम पढ़ाएंगे, जे एडवांस का चैप्टर है, मेंस और नीट से हटा दिया गया है, उसमें सबसे पहले एग्जांपल यही है, जेल्स, जेलीज, बटर, चीज, दे डू नॉट फॉल अंडर सोल्यूशन। क्योंकि जो अब हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे उसमें बार बार ये बोलेंगे इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी कोलॉइड पे नहीं लग सकती। इवन जो आप सुबह की धूप में खिड़की से अगर देखते होगे पार्टिकल्स भागते रहते हैं, कभी गिरते नहीं है, क्या कहते हैं उनको, कुछ ब्राउनियन मूवमेंट, कुछ शायद कुछ लोगों ने 9-10 में सुना हो, पढ़ा हो, उनमें हमेशा ब्राउनियन मूवमेंट चलता है। वो बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले, दे डू नॉट फॉलो दैट। कुछ भी यहाँ का आप किसी भी कोलॉइड पे अप्लाई करोगे, क्योंकि पूरा चैप्टर न्यूमेरिकल्स पे, अब हम सारे फॉर्मूलाज लाएंगे, नो फॉर्मूला विल बी एप्लीकेबल ऑन एनी कोलॉइड। ठीक है, चलिए, तो अब आपके पास
फैक्टर्स आते हैं, आखिर सॉल्युबिलिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है। मैंने टॉपिक क्या लिया, सॉल्युबिलिटी क्या होती है, पहले तो वो देख लिया। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है कि ये ज्यादा सॉल्युबल हो जाए, ये कम सॉल्युबल होता है। तो सबसे पहली चीज तो नेचर ऑफ सोल्यूट, देन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ये आपके क्लास 11 से निकल के आएगा। इस तरह से पढ़ा नहीं, लेकिन सारा 11 से ये आपका नया पार्ट होगा। इन्फ्लुएंस 11th का हमेशा है, लेकिन ये टोटली 11 से उठ के आएगा। नेचर ऑफ सोल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दोनों को हम एक साथ भी डील कर सकते हैं, अलग अलग भी। तो अब मैं पहले इन दो पे देखूंगी, उसके बाद इधर आऊंगी। टिल सॉल्युबिलिटी, इतने में किसी को कोई डाउट, एनीथिंग विच इज बॉदरिंग? क्लियर है? चलिए, अच्छा आपसे अंदाजा पूछूं, जस्ट वैसे ही, टेम्परेचर बढ़ाने से जनरली सॉल्युबिलिटी का क्या होता है? बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी हमेशा। वो तो जब पूछने वाला पहले जनरली बोल के फिर हमेशा बोल रहा है, तो आपको यही बताने के लिए बोल रहा है। अगर आज के बाद आपने जवाब दिया मेरे पूछने का, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा सॉल्युबिलिटी, नहीं बढ़ेगी। यू कैन नॉट, नो कमेंट्स। पहले आप बताओ सोल्यूट कौन सा है, सॉल्वेंट कौन सा है, हम आंसर तब देंगे। ये भी एक मिथ टूटेगा। एक चीनी के दम पे हमने ऐसा कॉन्सेप्ट बना रखा है, टेम्परेचर बढ़ाया जाओ चीनी बढ़ती जाएगी, घुलती जाएगी। ठंडे दूध में चीनी नहीं मिलती, गर्म दूध में चीनी मिक्स हो जाएगी। बिल्कुल एक चीनी से ऊपर उठ जाना। इट डिपेंड्स। तो अब पहले इन दोनों को लेते हैं, ये तो अगली क्लास में जाएगा, इसको तो आज मैं टच भी नहीं कर पाऊंगी, ये मेरी पूरी नेक्स्ट क्लास होगी। हम फर्स्ट 3 को पकड़ेंगे। ओके, कुछ स्ट्राइकिंग फीचर्स ओनली फॉर कंपटीशन। टफ क्वेश्चन, रट्टे वाले क्वेश्चन, चेक। क्या लिखा है मैंने, ये कभी भी किसी भी जगह मिल सकता है आपको। जहां आप सॉलिड सॉल्यूशंस कोट कर रहे हो और बोल रहे हो दो सॉलिड मिला के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उस सॉल्यूशन को मैं सॉलिड सॉल्यूशन बोलती हूं। लेकिन बहुत अजीब सी बात है, आरटी माने रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आपने सोडियम और पोटेशियम की अगर इक्विमोलर सॉल्यूशन बनाई, जिसको कि बैक ऑफ द माइंड में हम एलॉय सोचे बैठे हैं और सॉलिड सोचे बैठे हैं, ये दोनों रूम टेम्परेचर पे एक दूसरे के साथ मिलके लिक्विड बना लेते हैं। तो दोनों सॉलिड होते हुए भी सॉल्यूशन कौन सी हो गई बच्चों? लिक्विड सॉल्यूशन। जिसके, चलिए, तो अब मैं नेचर ऑफ सोल्यूट पे आती हूँ। जिसको भी कुछ +1 का लगे, मेरे को नहीं आता, नोट कर लीजिएगा, मुझे बताइएगा उसके बाद। नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एक्चुअली तो एक साथ ही पढ़ना चाहिए। अननेसेसरी हम दो अलग तरीकों से पढ़ाते हैं, बट इट्स ओके, सोल्यूट सॉल्वेंट अलग तो करना पड़ेगा। एक ही चीज चलती है सॉल्युबिलिटी में, सिर्फ एक ही चीज, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, एक जैसा एक जैसे में। तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक में कुछ लोग नोट करने में लगे, छोड़ दो पेन को, मैं खुद कहूंगी नोट करो, पहले मेरे को पढ़ाने दो। ये फिर आप मेरे से अब जनवरी तक नहीं मांग सकते दोबारा कि मैम कोई करा देगा सॉल्युबिलिटी दोबारा, नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर पे ही जाओ, और वो भी क्यों ही जाओ। लाइक डिसॉल्व्स लाइक का केमिस्ट्री में लाइक का मतलब क्या है? पोलर इन पोलर, हैप्पीली सॉल्युबल, नॉन पोलर इन नॉन पोलर, हैप्पीली सॉल्युबल। आप सबको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, किसी चैप्टर में 11th में ये कराया जा चुका है, बट स्टिल लेट्स वाइंड इट अप फॉर एवर नाउ। लाइक डिसॉल्व लाइक में सबसे बड़ी चीज है, अगर कोई पोलर सोल्यूट है जैसे कि HCl, मुझे अगर ना पता हो पोलर सोल्यूट क्या है, तो एक लाइन में बताना चाहूंगी। जब भी कोई दो डिसिमिलर चीजों के बीच बॉन्ड बना होता है, और उनमें शर्तिया क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कोई एक पार्शियल पॉजिटिव पोल बनेगा, कोई एक पार्शियल नेगेटिव जोन बनेगा, इट विल बी कंप्लीटली पोलर स्पीशीज। दो डिफरेंट पोल्स बन गए, पॉजिटिव पोल, नेगेटिव पोल, तो उसको मैं पोलर बोलूंगी। यानी इसमें कोवेलेंट बॉन्ड होते हुए पार्शियल चार्जेस हैं। HCl सिर्फ उसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा जो खुद पोलर होगा। तो पोलर के लिए तो मेरे लिए बहुत बढ़िया एग्जांपल है वाटर, लेकिन अब मेरे को वाटर से ऊपर उठना पड़ेगा, वाटर के आगे चलना पड़ेगा। यही मेरी 12th की ऑर्गेनिक करेगी, दबा के पोलर सॉल्वेंट सब आपके पास आने शुरू होंगे। एल्कोहल, एल्कोहल भी HOH की जगह ROH ही तो है। वाटर क्या होता है? HOH। एल्कोहल क्या होता है? ROH। फिर कल को हम कुछ और भी ले आएंगे, वो भी आपके पोलर हुए, तो यस, हम उसमें फिट करेंगे। यानी HCl इज हाईली soluble इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर एंड लाइक एल्कोहल। बट अगर उसी HCl को मैं
CCl4 और बेंजीन में डालूं, नॉट सॉल्युबल। वेरी ऑब्वियस, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। तो ये मेरा एग्जांपल है जिसे आप थोड़ी देर में नोट करेंगे। सिमिलरली ये एक बार का आया हुआ क्वेश्चन है। NaCl डायरेक्टली ऐसे नहीं आया, इस चैप्टर के आगे जो सॉल्युबिलिटी पे कॉन्सेप्ट है उसमें घुसा के आया था। NaCl इज सॉल्युबल इन वाटर। और जो जेई का क्वेश्चन आया तो बता दूं, NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर पूछा था। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक होगा वेंट ऑफ फैक्टर। सबसे आसान एज यूजुअल आप बच्चों के लिए NaCl होता है, तो उसको तो हम लपक के अटेम्प्ट करते हैं। ये तो मेरे से गलती नहीं हो सकता, NaCl तो है ही बड़ा, मतलब वी नो एवरीथिंग अबाउट NaCl। तो NaCl का वेंट ऑफ फैक्टर यूजुअली होता है 2। जितने आयंस बनते हैं वही होता है वेंट ऑफ फैक्टर, आप इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे। तो जैसे ही NaCl देखा, वेंट ऑफ फैक्टर सबसे खराब टॉपिक में माना जाता है, और उसका क्वेश्चन NaCl का इजी आया, फटाक से 2 दे दिया आंसर, -1 हो गए। क्यों -1 हो गए वो नहीं पढ़ा। NaCl इन बेंजीन था, NaCl इन वाटर मैंने अज्यूम करके उसका आंसर 2 दे देना है, जबकि NaCl इन बेंजीन कुछ और ही कहानी आएगी। इस तरह से ये क्वेश्चन है। तो सॉल्युबिलिटी क्लियर नहीं है तो मेरा वेंट ऑफ फैक्टर वैसे ही कूड़े में चला गया, उसके क्वेश्चन मेरे वैसे ही गलत हो जाएंगे। NaCl सारे पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होगा, लेकिन NaCl सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होगा कंप्लीटली, बात ही नहीं करेगा उससे। टूटने का तो बहुत दूर की बात है। भाई NaCl वाटर में सॉल्युबल क्यों होता है, बोलो? ओके, वाटर का डायपोल मोमेंट ज्यादा है। क्या करता है डायपोल मोमेंट जाके? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होता है, वो करता क्या है इसका जाके? कोई बात नहीं, कनेक्ट करो, यही एसर्शन रीजन में काम होता है। हाँ, यहाँ से कुछ आयंस आयंस आ रहा है। आयोनिक बॉन्ड अर्थ पे एग्जिस्ट करने वाला स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, उसको मैं गर्म तवे पे नहीं मेल्ट कर सकती। NaCl को कितना गर्म होगा घर का तवा, उस पे मैं NaCl को मेल्ट नहीं कर सकती। और तब बोलती हूँ क्योंकि इनका फोर्स बहुत स्ट्रांग है। बट वाटर, ठंडे वाटर में डाल रही हूं तो NaCl दूर दूर हो रहा है। तो वाटर का नहीं, हाँ हाइड्रेशन से स्टेबलाइज होगा, कह सकते हैं एड ऑन करके। वाटर का काम क्या है? आयोनिक बॉन्ड को तोड़ना। किससे? अपनी पोलैरिटी से, अपने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से, या अपने, कंप्लीट कर लेते हैं हम गाने को। अगली लाइन क्या है? चलो जो भी है, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं अपने बेटी के प्रिंसिपल के रूम में बैठी हूँ, मैं बंद करना भूल गई अपने मोबाइल को, और तब नया नया मोबाइल आया था, तो मेरे बालक ने बड़ा गंदा गाना लगा दिया। बेटे ने, वो कोई गाना था झकास करके। मैं प्रिंसिपल से बात कर रही हूँ और मेरा मोबाइल बजता है झकास। क्या इंप्रेशन पड़ा होगा मेरा। मेरे को तो उस वक्त लगा धरती फटे और अंदर गड़ जाऊं मैं, कि मैं अंजना नहीं हूं, ये मेरे बालक नहीं है। आगे जो मैंने धुलाई की ना उसके बाद अपने बेटे की, कि ये क्या झकास गाना तुमने मेरे उस, इसलिए मैं कभी गाने नहीं लगाती भाई, सामने वाला जज कर लेता है बहुत बुरी तरह। मैं उसके बाद मिलने नहीं गई उनसे। बट ये तो श्योर है। चलिए, NaCl अगर वाटर में डिसॉल्व होता है, तो वाटर क्यों डिसॉल्व कर पा रहा है? आयनिक बॉन्ड को तोड़ने का काम अर्थ पे मैं किसी और चीज से नहीं कर पाई, मैं पोलर सॉल्वेंट से कर पाई। क्लियर? लाइक डिसॉल्व लाइक, और उससे रिलेटेड कुछ चीजें। सिमिलरली आयोडीन सुना होगा आपने, सबलाइम करता है, राइट? नेफ्थलीन, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होंगी, वो भी सबलाइम करती हैं। ये दोनों के दोनों वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वेरी विजिबल अराउंड यू। नेफ्थलीन बॉल्स आप देखें, जनरली एक डिसइंफेक्टेंट की तरह वॉश बेसिन्स में रखी जाती हैं, वाटर में सॉल्युबल नहीं है, वो तो इवेपोरेट होती हैं अपने आप। Why they are insoluble in water? क्योंकि आयोडीन, दो सेम के बीच बॉन्ड बना हुआ है, कोई पॉइंट ही नहीं पोलैरिटी का। जब तक पोलैरिटी नहीं है, चीज वाटर में सॉल्युबल नहीं होगी। सेम इज फॉर नेफ्थलीन, कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, नो डाइपोल मूवमेंट, नथिंग, वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होगा। जरा इत्मीनान से दिमाग में इस बात को बिठाइए, क्विकली नोट करिए, फिर अगली स्लाइड पे चलते हैं। कोई इसको कह दे ये नेचर ऑफ सोल्यूट है, बट मेरे हिसाब से बोथ है। लाइक डिसॉल्व लाइक में मेरे को दोनों लेना पड़ता है, नेचर ऑफ सोल्यूट एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बट स्टिल देखिए इसको, नोट करिए क्विकली। कोई डाउट? जस्ट टू चेक आपको पोलर नॉन पोलर आता भी है कि नहीं। इट इज पोलर और नॉन पोलर? नॉन पोलर। चलो अगला, ऐसे कोरस में मत देना। SO2 परी, पोलर और नॉन पोलर? सारा बाकी सोचना और ध्यान से। केमिकल बॉन्डिंग, सिर्फ स्ट्रक्चर बता दो, बाकी मैं कर दूंगी। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है ये,
सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताओ। तब तक मैं डॉट्स बना रही हूँ, मेरे को खाली क्या करूं। अवनी, अविका, एनी आइडिया अबाउट सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर? ट्राइगोनल प्लेनर, चलो चलते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिमाग में बना लो, उसके बाद का काम मैं कर लूंगी। मैं इससे ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगी आप लोगों को। आपके दिमाग में या कॉपी में सल्फर डाइऑक्साइड का डायग्राम मेरे को चाहिए कहीं भी। नमन, कैन यू हेल्प मी? पोलर नॉन पोलर तो हो गया बस, वो तो सारे अंदाजा लगा लेंगे, इतना तो तुम लोग मेरे को प्रेडिक्ट कर गए हो। तो वो मैं नहीं कह रही, मेरे को सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बताओ। लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बता दो, और कुछ भी नहीं तो क्या करूं? दो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, उसके बाद उसके डॉट्स पूरे करो। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कार्बन के में 4 होते हैं। तो एनी कमेंट ऑन दिस? बेंच शेप होगा। भाई लोन पेयर धक्का देगा ना इसको, हाँ। तो इसकी और ये देख लो, आप लोगों का वही हाल है, बस पहली लाइन करा दो, उसके बाद की हम कर लेंगे, पहली खुद करना शुरू करो। ये स्ट्रक्चर क्या आया? बेंट, क्योंकि लोन पेयर ने धक्का दिया नीचे, वेस्पर यही कहता है बेंट। जब बेंट आ गया तो कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मुझे कहे डायपोल मोमेंट पोलैरिटी, मैं तो अड़ गई यहीं पर। ले, इसमें तो दो दो हैं डाइपोलर बॉन्ड्स, आप इसे नॉन पोलर क्यों कह रहे हो? आई होप एवरीबडी ऑफ अस नोज इट कि डायपोल मोमेंट इस तरह से बनाया जाता है। एरो की टेल पॉजिटिव की तरफ होती है और एरो का हेड नेगेटिव की तरफ होता है। ऐसे ही इसका ऐसे बनाएगा। सिंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, direction makes a huge impact, both equal and opposite cancels, and इसका डायपोल मोमेंट हुआ 0। लेकिन इसके केस में तो ऐसा नहीं होगा, दोनों ऑपोजिट भी नहीं है और इक्वल तो है ही, चलो ऑपोजिट तो नहीं है एटलीस्ट। तो इनका नेट डायपोल मोमेंट शायद जितना आए आई डोंट केयर, लेकिन इस डायरेक्शन में आएगा। थोड़ा लोन पेयर भी ऑपोजिट में, लेट इट बी। मैं अगर सिर्फ इन दोनों बॉन्ड की बात करूं तो पॉइंट यहां पे ये है, पोलर और नॉन पोलर मैंने बहुत आसान 4 एग्जांपल्स लिखे हैं बच्चों। इसका ये मतलब नहीं है कि यही 4 आएंगे, इसका ये मतलब है कि मेरे केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े हुए पोलर नॉन पोलर को रिफ्रेश करने का टाइम आ गया बस। सो अब ऑब्वियसली ये क्या था मेरा? नॉन पोलर। ये मेरे पास नॉन पोलर हुआ, ये मेरे पास पोलर हुआ, क्योंकि इसकी सिमेट्रिकल ज्योमेट्री है BF3, इक्वल एंड ऑपोजिट तीनों, सम्स अप, डिलीटेड ऑल 3, बचा क्या मेरे पास? डायपोल मोमेंट 0। दिस इज ऑल्सो डायपोल मोमेंट 0। तो ये स्लाइड सिर्फ इसलिए थी कि रिफ्रेश करिए अपने केमिकल बॉन्डिंग के डायपोल मोमेंट वाले पार्ट को। एनी इश्यूज हमने तो 11th में किया ही नहीं था। फॉर दिस इज आई एम सेइंग, नोट करिए, हमें रिपोर्ट करिए, हम विद इन अ वीक और 10 days उसको रिकवर कराएंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं सॉल्युबिलिटी एक्चुअली में किन चीजों, क्योंकि यही चल रहा है ना, लाइक डिसॉल्व लाइक के अंदर की सोल्यूट को अगर पोलर सोल्यूट को पोलर सॉल्वेंट मिल गया तो वो सोल्यूबल हो जाएगा। नॉन पोलर सोल्यूट को नॉन पोलर सॉल्वेंट मिल गया, वो भी डिसॉल्व हो जाएगा। लेकिन तब क्या, जब 4 मैं आपको पोलर सोल्यूट लाके दूं, चारों के चारों का मैं वाटर में सॉल्युबिलिटी में ट्रेंड पूछूं, कौन सा ज्यादा सॉल्युबल कौन सा कम सॉल्युबल, हम तो फिर वहीं खड़े हो जाएंगे। लाइक डिसॉल्व लाइक बताया गया हमको, हम तो सारे पोलर सोल्यूट्स को इक्वली सॉल्युबल मान के चल रहे हैं। नहीं, अब कुछ और खेल शुरू होंगे। मान लिया ये लाइक डिसॉल्व लाइक वाली ऑप्शन मैच कर गई, उसके बाद क्या? उसके बाद ये, अगर आप एक आयोनिक सोल्यूट को या पोलर सोल्यूट को एक पोलर सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, तो लाइक डिसॉल्व लाइक के बाद टू कंपेयर टू मेक ट्रेंड, एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, वो मैं अभी आपको कराऊंगी जहां ट्रेंड पूछा गया है। तो उस ट्रेंड के लिए कुछ स्पेशल केसेस जेई एडवांस नीट और मेंस के लिए मेरे को एक बात पता होनी चाहिए, अगर लाइक डिसॉल्व लाइक है उसके बाद भी कोई फैक्टर है? यस। मान लीजिए वाटर में मैं 4 सोल्यूट डिसॉल्व करने के लिए, चारों के चारों पोलर हैं, इंश्योर्ड है कि चारों के चारों पोलर हैं, देन 2 चीजें काम करती हैं सॉल्युबिलिटी के लिए। ये मैं एक सॉलिड क्रिस्टल लाई हूं किसी भी चीज का, अब पोलर नॉन पोलर से ऊपर उठ जाना, वो कंडीशन मीट हो गई। ये किसी भी चीज का क्रिस्टल है, सॉलिड मान के चल रही हूं।
इसको डिसॉल्व होना है, शुगर हो, सॉल्ट हो, कोई भी सॉल्ट हो, इसको डिसॉल्व होना तो लैटिस को तोड़ना जरूरी है। लैटिस टूटेगा तभी कैटायन एनायन बनेंगे, तभी वाटर में चीजें सॉल्युबल होंगी। तो लैटिस तोड़ने के लिए मेरे को एनर्जी चाहिए। अगर रूम टेम्परेचर पे वो एनर्जी मिल गई तो सॉल्युबल होगा। वाटर ने वो एनर्जी दे दी जो अक्सर वाटर काम कर रहा है। बट आई एम नॉट टेकिंग एवरीवेयर वाटर ना, हर जगह तो मैं वाटर नहीं ले रही। मैं कोई और पोलर सॉल्वेंट उठा लाई तो क्या करोगे आप, राइट? तो पॉइंट यहां पे है, क्रिस्टल टूट के उसके आयंस दूर दूर अलग अलग हो पाए तब होगी सॉल्युबिलिटी। तो लैटिस एनर्जी तो भाई चाहिए होगी। मैं लैटिस एनर्जी जब तक उसकी कॉम्पनसेट नहीं कर सकती, प्रोवाइड नहीं करा सकती, वो सॉलिड एज इट इज रहेगा, डिसॉल्व होगा ही नहीं, तुम कितने ही जोर लगा लो। ठीक है, लैटिस एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब अगर लैटिस एनर्जी सॉल्वेंट ही प्रोवाइड कर देता, जो 99% केसेस में हो रहा है, लैटिस एनर्जी सॉल्वेंट ने ही अगर प्रोवाइड कर दी, तो और क्या चाहिए मेरे को? कैसे कर दी भाई? कहां से ला रहा है वो एनर्जी? सॉल्वेंट। अगर मैं वाटर मानूं, कोई भी पोलर सॉल्वेंट मानूं, मैंने ब्लू कलर से सॉल्वेंट बना दिया, ये सॉल्वेंट क्या करेगा? जो भी कैटायन बना उसको चारों तरफ, लास्ट क्लासेस में हमने पी ब्लॉक में पढ़ा है बट उसको नहीं मैं ला रही बीच में, चारों तरफ वाटर के मॉलिक्यूल इस कैटायन को आके घेर लेंगे एंड इट विल बी अ गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रिलीज एनर्जी कॉल्ड एज हाइड्रेशन एनर्जी। यहां हर कैटायन एनायन लाइन से एनर्जी रिलीज करने में शुरू हो जाएगा। वाटर के मॉलिक्यूल लेयर पे लेयर बना लेंगे इसके चारों तरफ। ये काम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वाटर की। ये काम है वाटर के डायपोल का, कि अगर एनायन है तो वाटर अपने नेगेटिव एंड से उसको सराउंड कर लेगा। वाटर के दो एंड है ना, एक बार बना देती हूं फॉर एवरीवन। तो एनायन अगर कैटायन सामने आया तो वाटर अपने नेगेटिव एंड से सराउंड करने आ जाएगा। एनायन अगर सामने आया तो वाटर के पास कौन सा एंड है सराउंड करने को? पॉजिटिव एंड। इस तरह से एक कैटायन एक एनायन को पचासों, सौ, हजारों वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड करते हैं। इतनी हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, इतनी ज्यादा, कि लैटिस एंथैल्पी उसका कि कुछ है ही नहीं, ठंडे पानी में नमक डिसॉल्व हो जाएगा। कि तुमको चाहिए ही क्या, जो हम दे रहे हैं वो उससे मेनी टाइम्स ज्यादा है। तो अगर मैं अब इसको थोड़ी देर रुक के नोट करना, जल्दी मत करना नोट करने की। अगर मैं कहूं कहीं पर लैटिस एनर्जी इज लेस देन हाइड्रेशन एनर्जी, क्या वो सॉल्यूशन बन पाएगी? यस। लेकिन अगर कहीं पर हाइड्रेशन एनर्जी इज लेस देन लैटिस एनर्जी, तो वो चीज डिसॉल्व नहीं होगी। आज के बाद आपको मिले, मैम आपने कहा था लाइक डिसॉल्व लाइक, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, फिर भी सॉल्युबल क्यों नहीं हो रहे? असर्शन रीजन पास्ट ईयर में देखना, एक क्वेश्चन दबा के आया हुआ है, बेरिलियम सल्फेट का, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, लाऊंगी मैं धीरे धीरे, कि पोलर ये भी है, पोलर ये भी है, फिर भी सॉल्युबल नहीं हो रहे। आपका लाइक डिसॉल्व लाइक किधर गया? लाइक डिसॉल्व लाइक के बाद दूसरी लड़ाई ये आती है, लैटिस एंथैल्पी कॉम्पनसेट हो रही है कि नहीं। वाटर नहीं दे पाया उतना हाइड्रेशन एनर्जी कि उसका लैटिस टूट सके, वो चीज इनसॉल्युबल है। क्लियर? यहां तक इतना नोट करिए। और ये केसेस कब आएंगे, कौन से एग्जाम्पल है, थोड़ा वेट करिएगा। एस ब्लॉक भरा पड़ा है, इससे वो टाइम से लाऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करिएगा, एग्जाम्पल आते रहेंगे। आ गया सबके पास? तो यानी लाइक डिसॉल्व लाइक अकेला काफी नहीं होगा किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। हाँ, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल्स हैं तो चलेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और लिस्ट बनवाऊंगी मैं जब एस ब्लॉक चलेगा। ये वाली बात आपको खुद नहीं प्रिडिक्शन में आ सकती, कि मैं खुद ही प्रिडिक्ट कर लूं इसका लैटिस एनर्जी कम है। मैं बताती हूँ कैसे आएगा। बेरिलियम सल्फेट is readily soluble in water whereas barium sulfate is not, जबकि दोनों पोलर हैं। उसका रीजन ढूंढा हुआ है। तो आपसे कभी हम ये पूछ लेंगे कि कौन कौन सा सॉल्युबल है, कौन कौन सा सॉल्युबल नहीं है, तो आपको गिराना ही है, तो गिराने के लिए उनके पास बहुत ऑप्शंस हैं? नहीं, उनका पर्पस है आपसे सही आंसर निकलवाना। तो अगर कहीं आ गया ये दो पोलर हैं, वन इज, ये एनसीईआरटी के अंदर दिया है क्वेश्चन एस ब्लॉक में, तभी मैंने पुरानी एनसीईआरटी आपको कहा है लीजिएगा, जिन्होंने जेई एडवांस देना है, कि ये तो सॉल्युबल है लेकिन ये सॉल्युबल नहीं है, जबकि दोनों पोलर हैं।
हो सकता है एक कोवेलेंट हो, व्हाटएवर, वो अलग बात है। तब एक कोवेलेंट है तो अलग ही बात आ जाएगी मेरे पास। कोवेलेंट में भी तो पोलैरिटी आती है और आयोनिक में भी पोलैरिटी आती है। तो वहां आपको देखना होगा भाई, पोलर तो दोनों हैं, वाटर भी और ये भी। बेरियम सल्फेट और वाटर क्यों सॉल्युबिलिटी के अगेंस्ट चले गए? बेरियम सल्फेट की शायद लैटिस एंथैल्पी ज्यादा रही होगी, अदरवाइज मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसका पूरा टेबल लिखवाऊंगी मैं कि किस किस में ये बात कब कब एप्लीकेबल होगी। एक दो केसेस में ही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि लैटिस एंथैल्पी ज्यादा हो गई तो क्रिस्टल इतना बढ़िया है, तुम डिसॉल्व नहीं कर सकते। वाटर से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी का नहीं है, वाटर में नहीं हुआ तो अल्कोहल में भी नहीं होगा। अब आ जाते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नोट करो, देखो मेरे पढ़ाने की भी जरूरत है, मैंने सब पढ़ा दिया। वैसे ये तो बस एक, बहुत सी बुक्स में बहुत सी जगहों पे इसको अलग एक हेडिंग बना रखी, इसीलिए मैंने भी बना दी। बट मैं पढ़ा आई हूँ सारा। इत्मीनान से देखो, समझ आ रहा है? और कोई डाउट हो अविरल परीक्षित जरूर बताना मेरे को, ठीक है? तेजल, कहीं कुछ इशू लगे बताइएगा। आ गया सबके पास? इस क्वेश्चन के आंसर की कोशिश करने से पहले मुझे बताइए, यहां कुछ ऐसा है जो मुझे बताना है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये बताता है पोलैरिटी कितनी ज्यादा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है वो कितना ज्यादा पोलर है। तो जितना ज्यादा पोलर है उतना ही पोलर सोल्यूट्स या आयनिक सोल्यूट्स को ये बहुत वेलकम करेगा। बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 और 2.3 की कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए बेंजीन में कोई भी पोलर सोल्यूट आप उठा लाइए, आयोनिक उठा लाइए, बेंजीन में सॉल्युबल नहीं होगा। जैसे NaCl मैंने पहली स्लाइड पे ही बोला था, एनी पोलर सोल्यूट इज नॉट सॉल्युबल इन बेंजीन। आयोडीन बड़े आराम से सॉल्युबल इन बेंजीन। ठीक है? सो इसके बाद आई वांट दिस क्वेश्चन, ट्राई करिए, गलत होगा देखी जाएगी। सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? अरेंज द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। 3 ही देंगे तो बोर्ड का क्वेश्चन है, 4 दे देंगे तो वो नीट का क्वेश्चन या जेई का है, और अगर 15 दे देंगे तो वो एडवांस का क्वेश्चन है। बस ये फर्क आ जाएगा क्वेश्चंस के लेवल में। गौरी, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? अंशिका, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? अर्पिता, ईशानवी, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन? हाँ, मेरे को बस मेरा सवाल का जवाब दो, सबसे ज्यादा सॉल्युबल कौन इन तीनों में से? सेकंड वाला नाम चाहिए यार, मीथेनॉल। इसका नाम चाहिए मीथेनॉल। तो अगला सवाल, साइंश, क्यों मीथेनॉल सबसे ज्यादा सॉल्युबल था इसमें? अब अगर मैं कहूं अल्कोहल का पोलर होना मेरे रीजन में ही नहीं है इस असर्शन के, तो दूसरा रीजन क्या? पोलर से बाहर निकलेंगे अब हम। भाई लिक्विड है, लैटिस नहीं। लिक्विड है अल्कोहल, मीथेनॉल। माय क्वेश्चन अगेन, अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल, मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, एनी अल्कोहल, व्हाई इट इज सॉल्युबल इन वाटर? कुछ बिना बताए आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूं बस। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब उसकी तरफ आना चाह रही हूं। लाइक डिजॉल्व लाइक में पोलर इन पोलर हो गया, डन। लेकिन क्वेश्चन पूछते वक्त फिर हम कुछ बदमाशी देख लेते हैं। क्या वाटर में सिर्फ पोलैरिटी इज द रीजन ऑफ सॉल्युबिलिटी? नहीं, अगली स्लाइड से हम यही जाने वाले हैं। वाटर में सॉल्युबिलिटी इज ऑफ कोर्स किसी सोल्यूट का पोलर होना, एज वेल एज एक और चीज होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाना। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल, देखिए बेंड बना रही मैं वो 104 डिग्री एंगल ध्यान में रखते हुए, सेम इज हेयर, कोशिश यही की गई है वो एंगल ध्यान में रखते हुए। तो वाटर का ऑक्सीजन और, सॉरी, अल्कोहल का ऑक्सीजन और वाटर का हाइड्रोजन, एंड वाइस वर्सा, आगे जाऊंगी तो अलग, इसका ऑक्सीजन, अल्कोहल का हाइड्रोजन। तो चेक, ये आपके हाथ से बनने चाहिए ताकि आपको ये बाय डिफॉल्ट आपकी मेमोरी में आ जाए, आप भूल ना पाओ इसको। तो बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब आप इसको पोलर कह के जान नहीं छुड़ा सकते, मेरी चारों स्टेटमेंट में पोलर वर्ड ही नहीं होगा, क्या करोगे फिर? बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इफ आई आस्क यू नाउ, अगेन लिसन टू द क्वेश्चन, alcohol is readily soluble in water whereas alcohol is not soluble in CCl4। अनन्या, क्या जवाब दोगे, क्यों? अनन्या, अक्षिता,
प्रांशी क्या जवाब दोगे? जो अल्कोहल है इट इज रेडिली सॉल्युबल इन वाटर, जबकि वही अल्कोहल इज नॉट सॉल्युबल इन CCl4। और क्या आएगा आंसर लाइक डिसॉल्व्स लाइक के अलावा? वो तो हट गया, वो हो गया, बस मिलेगा ही नहीं ऑप्शन वो तुमको कि तुम टिक कर सको, घर से याद करके आए हो। नो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की वजह से ज्यादा सॉल्युबल है, ना कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक की वजह से। प्लीज चेक दिस। कभी भी अच्छा रीजन नहीं माना जाएगा लाइक डिसॉल्व्स लाइक, क्योंकि जितना आप, कोई कह सकता है यार कोई क्या मतलब है, अल्कोहल बहुत ही कम पोलर है, आर वो जो भी कुछ आपको XYZ रीजन हम दें, लेकिन अल्कोहल का इतना ज्यादा सॉल्युबल होना वाटर में क्वेश्चन मार्क खड़े कर गया। भाई इतना इतना पोलर तो नहीं था। वो क्वेश्चन मार्क का आंसर कहां आता है? एक्चुअली इसमें एक और चीज एडिशनल हो रही है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इस स्लाइड को नोट कर लिया होगा, मैं मानती हूं डायग्राम बन गया होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के डॉटेड डॉटेड लाइंस आ गई होंगी। तो अब इस ऑर्डर को कंप्लीट करते हैं बच्चों। नंबर 1 पे आया होगा अल्कोहल, और दिख ही रहा है नंबर 3 पे कौन आया होगा? CCl4। इसके बारे में क्या विचार है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं कि पोलर है? पोलर, राइट। क्यों पोलर है? बस इसके बारे में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं बना रहा वृंदा? ये क्यों नहीं वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा? ना, कुछ और सोचो, मैं थोड़ा अच्छे से बना देती हूँ। ये भी तो सवाल आने हैं ना। ये क्यों नहीं वाटर के साथ बना रहा? वाटर का आ जाए ना नेगेटिव। क्यों दक्ष, आर्यन, अविनाश? एनीवन वॉलेंटरली? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए तो कोई वैलेंसी वैलेंसी का चक्कर ही नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए मेरे को सामने वाले में एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो। सामने वाले के पास एक ऐसा, शगुन रुको, सामने वाले के पास एक ऐसा हाइड्रोजन चाहिए जो वाटर के ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हो। और वो ऐसा हाइड्रोजन कौन सा होता है? जिसपे खुद पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो। अल्कोहल पे एक H ऐसा था जो हाईली पॉजिटिव था, ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो गया। लेकिन यहां पर कौन से H हैं? तीनों के तीनों जो कार्बन के साथ हैं। कार्बन हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं, बिल्कुल कोई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मिला ही नहीं इस पूरे सेटअप में। जब मेरे को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन और नाइट्रोजन का कोई खास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आप नहीं देखेंगे, क्योंकि कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज हो गया, ये भी काफी नेगेटिव है। सो इसमें वो हाइड्रोजन ही मिसिंग है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को स्टार्ट कर सकता था, इसीलिए इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहां समस्या आती है मेरे को, अगर मेरे को एक एक के लिए पूछ लिया इनमें से कौन सा वाटर में ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबल है, बस पूरी 12th की ऑर्गेनिक में यही चलता रहेगा, सॉल्युबिलिटी पे। इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ले रही हूं कि 12th की एनसीईआरटी वाली ऑर्गेनिक जब आएगी, आप तैयार होगे, वहां मेरे पास 15 एग्जांपल्स होंगे, अभी मेरे पास 3 ही है। फिर मैं एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, एस्टर, अमीन्स, एनिलिन सारे डाल दूंगी इसके अंदर, हो गए 15। तो तब आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस सारे आपको ऑर्गेनिक में मिलेंगे। सो इसका सॉल्युबल ना होना नॉन पोलर, इसका सॉल्युबल होना हाइड्रोजन बॉन्ड, इसका सॉल्युबल कम होना कंपेयर टू दिस। पोलर है लेकिन इतना पोलर नहीं है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सके। नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट ड्यू टू पोलर। अब जो मैंने घौच पौच की है संभाली अपनी कॉपी में, हर एक के नीचे रीजन होना चाहिए, व्हाई इट इज नॉट सॉल्युबल, व्हाई इट इज सॉल्युबल। नीचे रीजन लिखिए, एक में हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक में पोलर। दूसरे में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मत लिख देना CH3C ट्रिपल बॉन्ड N में, जो आपको बात करी। देखना जरा क्या क्या दिया है। ये मेरा ऑर्गेनिक का है, आप अभी करें या ना करें, नोट करें ना करें, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये सारा आपके पास वॉल्यूम 2 में ये क्वेश्चन आएंगे।
और एक एक को डिस्कस किया जाएगा हर चैप्टर में। जितने भी केसेस जहां पर एक भी एच ऐसा मिल गया जो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, वहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें एच ही नहीं है जो पॉजिटिव हो। कार्बन के साथ वाला एच तो भाई भाई है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना पार्शियल पॉजिटिव ना पार्शियल नेगेटिव। आई जस्ट पिक दीज केसेस। अच्छा, ग्लूकोज सुक्रोज का मैं भी स्ट्रक्चर नहीं बना सकती, जो अपना लास्ट चैप्टर बायोमोलिक्यूल ऑर्गेनिक का वहां बनवाएंगे। तो इसलिए इसके बारे में अब आपको मैं बता दूं, जो लोग नोट कर रहे हैं, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, सॉल्युबल है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, ये तो बहुत रेडिली। ये भी स्टार्च नहीं लिखा है मैंने, सुक्रोज लिखा है। स्टार्च इज स्पेरिंगली सॉल्युबल, उसकी वजह बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ेंगे। ये नॉट सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ नो पॉसिबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बाकी कितना सॉल्युबल है, शायद थोड़ा सॉल्युबल हो, वो चैप्टर हमारा आएगा ऑर्गेनिक का, अल्कोहल एंड ईथर, वहां बात करूंगी ये कितना सॉल्युबल है भी कि नहीं। बट हाइड्रोजन बॉन्डिंग किन किन में होती है, किन किन में नहीं होती, सॉल्युबिलिटी की वजह वो मैंने आपको बता दिया। तो जो लोग नोट कर रहे हैं उनके लिए जस्ट ये क्रॉस और टिक लगा दिए कि आपको आइडिया रहे। आपको मैंने टेम्परेचर के बारे में बात जब करी थी सॉल्युबिलिटी के लिए, तो ये बात करी थी कि कभी भी आप कोई ब्लाइंडली कमेंट नहीं करेंगे इस पे कि टेम्परेचर बढ़ने से तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती ही होगी, नॉट नेसेसरी। क्यों? क्या? उसका पूरा बेसिक एनसीईआरटी ने पूरा 1-1.5 पन्ना घेरा इसके ऊपर। तो ये अच्छा थियोरेटिकल क्वेश्चन मेरे पास आता है। अब आपको समझना होगा, सोल्यूट सॉल्वेंट में मैं डालती गई, मिक्स करती गई, सोल्यूशन बनता गया बनता गया। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। हर रिवर्सिबल रिएक्शन का बैक ट्रैक होता है, वापसी का चांस होता है। जब आपने एक लिमिट से ज्यादा सोल्यूट डालना शुरू कर दिया और आप चम्मच से लगे पड़े हैं घोलने में, तो क्या होगा? आप उस पे वर्क डन, बहुत काम कर रहे हैं, आप काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहे हैं, मॉलिक्यूल टूटेंगे सॉलिड के और घुलेंगे, डिसॉल्व होंगे। लेकिन उस लिक्विड की सॉल्युबिलिटी, जिस पे मैंने क्लास मेनली शुरू की थी, वो फिक्स है भाई, 100 ग्राम में इतना ही डिसॉल्व कर सकते हैं। आप जरूरत से ज्यादा डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट करना शुरू करेगी। बैकवर्ड रिएक्शन को बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेस्ट ट्यूब में जो नीचे जो आपको व्हाइट कलर का दिखेगा, वो नहीं है जो आप डाल रहे हो। जो आप डाल रहे हो वो सॉल्युबल हो रहा है, जो ऑलरेडी सॉल्युबल था वो प्रेसिपिटेट होके आ रहा है। तो रिवर्स ट्रैक शुरू हो गया और थोड़ी देर बाद मेरे को दिखाई देगा एक बैलेंस्ड, रेदर एक इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। आप जितना डाल रहे हो उतना ही बाहर निकल रहा है। तो डिसोल्यूशन इज अ इक्विलिब्रियम प्रोसेस। इक्विलिब्रियम क्यों बोल रही हूँ? हर वो चीज जो रिवर्सिबल है थोड़ी देर बाद वो इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगी। इक्विलिब्रियम आते ही मैं क्या बोलूंगी? मुक्ति मिल गई, बस अब कुछ नहीं हो सकता। हो गया दोनों साइड से जितना होना था, मेरा रिएक्शन सेट। अब मेरे को तो और डालना है, मेरे को सोल्यूट और डिसॉल्व करना है। तो मैंने पूछा, कोई बता सकता है ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? जब आप अभी तो नहीं इतना एक्सटेंसिव लैब कराते होंगे, बट अक्सर आप देखेंगे जब लैब करते हैं, कोई दो चीजें मिलाते हैं तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाती है। कोई और दो चीजें मिलाते हैं तो कई बार टेस्ट ट्यूब गर्म भी होती है बाहर से। और आप देखें सर्दियों में जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनके पास एक छोटे छोटे से हीट पैच होते हैं। वो कुछ ऐसे पैकेट्स होते हैं, उनको एकदम से प्रेस करते हैं और वो गर्म हो जाते हैं। प्रेस करते ही वो दोनों चीजें मिक्स होती है और उनसे हीट निकलती है। तो अगर किसी को डे एंड नाइट मैच में बॉलिंग करनी और ठंड है तो उनकी पॉकेट में हमेशा वो हीट पैच होता है कि उसको एकदम क्रश किया, क्रश करते ही वो दोनों कंपोनेंट मिक्स हुए और वो पैकेट गर्म हुआ और मेरी उंगलियां गर्म हुई एंड आई कैन हैंडल द बॉल। तो इस तरह से कुछ दो चीजें जब सॉल्यूशन बनाती हैं दे आर एक्सोथर्मिक, कुछ दो चीजें ऐसी भी होती हैं जो सॉल्यूशन बनाती हैं तो दे आर एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का क्या मतलब है? आर्यन यू आर ओके? मुझे ऐसा लग रहा है कुछ डिस्कम्फर्ट, मुझे लगा सफोकेशन हो रही है, मैंने एसी बंद कर दिया इसलिए पूछ रही हूं। अब मेरे पास एक्सोथर्मिक का मतलब क्या होगा बच्चों? इससे तो गर्मी पैदा होगी, हीट रिलीज होगी। हीट इज व्हाट? प्रोडक्ट। हीट एक प्रोडक्ट है। अब हीट अगर एक प्रोडक्ट है और अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, क्योंकि सुना था टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, मैं तो ले गई टेस्ट ट्यूब को बर्नर के ऊपर और मैंने हीट बढ़ा दी। हीट बढ़ाने से मैंने क्या किया? प्रोडक्ट बढ़ा दिया। प्रोडक्ट तुम ऐसे कैसे बढ़ा सकते हो? इक्विलिब्रियम आया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स फिक्स है। जब तक तुम कुछ डिस्टरबेंस नहीं करते इट इज फिक्स्ड।
और जिस जगह उसको रखा उसका टेम्परेचर भी फिक्स्ड है। अब तुम उसको बर्नर पे ले गए, बर्नर पर ले जाते ही तुमने क्या किया, प्रोडक्ट बढ़ा दिया। प्रोडक्ट बढ़ गया तो के डिस्टर्ब हो गया, के तो मेरे को वापस चाहिए। तो उसके लिए रिएक्शन क्या करेगा, जितने तुम हीट बढ़ाते जाओगे ये उसको कंज्यूम करने के चक्कर में, उसको रिएक्टेंट बनाने के चक्कर में वापस लौटाता रहेगा, प्रेसिपिटेशन विल स्टार्ट। तो अगर तुमने कोई ऐसे केस में कह दिया ब्लाइंडली तो ये उल्टा पड़ जाएगा। एक्सोथर्मिक जितनी भी प्रोसेस होंगी उसमें हीट बढ़ाने से सॉल्यूशन घटेगा। पता चला टेस्ट ट्यूब में मेहनत करके जो मिक्स किया था वो सारा क्रिस्टल बन के ऊपर आ गया। वो सारा क्रिस्टल, कई क्रिस्टलाइजेशन ऐसे ही होते हैं, वो सारा का सारा क्रिस्टल बन के कहां आ गया, ऊपर आ गया। तो यानी कि मुझे अगर ये नहीं पता कि वो एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है, मैं सॉल्युबिलिटी ऑफ एनी सोल्यूट इन एनी सॉल्वेंट नहीं कमेंट कर सकती। चांस की बात है, तुक्का भिड़ गया तो भिड़ गया, वरना मैं गलत होंगी। सो अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर ये होता एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक होता बच्चा तो क्या करते आप लोग? ये पीछे वाले बच्चे ये सोच रहे हैं आगे वालों को रखा हुआ है वही बोलेंगे। अगर मेरे पास ये सिचुएशन है और मैं कहती हूं कोई डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक का मतलब क्या है, हीट इज वन ऑफ द रिएक्टेंट। आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो, हीट वो क्या करेगा, मेरा फिर बैलेंस खराब कर दिया आपने, के डिस्टर्ब कर दिया। मैं उस रिएक्टेंट को कंज्यूम करने के लिए कहां भागूंगी, आगे। रिएक्शन का नेचर है टू अटेन के अगेन, उसे के चाहिए वापस। तो वो क्या करेगा, जो भी गड़बड़ तुमने करी रिएक्टेंट की, रिएक्टेंट बढ़ाया तो उसको कंज्यूम करने के लिए आगे भागेगा, प्रोडक्ट बढ़ाया तो उसको कंज्यूम करने के लिए पीछे भागेगा। तो ली चैटलियर का नाम आपके एनसीईआरटी ने इस साल लिख के दिया है। आपके बोर्ड में क्वेश्चन आया और अगर आपने ये लाइन नहीं लिखी अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, ये ली चैटलियर वर्ड नहीं आया तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर नहीं मिलेगा, 2 का है तो 2 नहीं मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर यहां से आपका आंसर शुरू होना है। आप लोग इसे नोट करिए, मैं नीचे लैंग्वेज लिखती हूँ या साइड में, ताकि आपको पता हो इसके आंसर का सब्जेक्टिव में कीवर्ड क्या है, एसर्शन रीजन में मेरे को कीवर्ड कौन सा ढूंढना है जिससे मैं ये सोच सकूं हाँ मेरा आंसर सही है। मैं अकॉर्डिंग टू ली चैट यहां नहीं, बीच में सेट करूंगी, ज्यादा बेटर लगेगा, सॉरी। टू अनडू द डिस्टर्बेंस अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, ली चैटलियर वर्ड इज कीवर्ड, इसके बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, और इसको देख के कई बार होता है आगे पीछे का पढ़ेंगे ही नहीं, दे देंगे नंबर। अकॉर्डिंग टू ली चैटलियर, मैंने एक्सोथर्मिक लिया है ना, रिएक्शन विल गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू कंज्यूम, क्या लिखा है मैंने, एक्सो, सॉरी सॉरी, बैकवर्ड लिख लो, कंप्लीट कर लो, मेरा वेट मत करो, आपको पता है क्या लिखना है। मैं उनके लिए लिख रही हूँ जो भूल चुके होंगे बस, ताकि पता चल जाए क्या क्या नहीं आ रहा, मुझे बता सकें। सेक्शन 2 टू कंज्यूम increased heat, hence solubility decreases। किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, एंडोथर्मिक में सारा इसका उल्टा, एंडोथर्मिक में हीट बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। कर्व बनाती हूं, आगे की स्लाइड पे चाहे आ भी रहा हो, बट मैं आपके सामने एक कर्व बना रही हूं, मुझे पहचान के बताएंगे वो एक्सोथर्मिक है सॉल्युबिलिटी कि एंडोथर्मिक है, ठीक है। पर 100 ग्राम में होगी, और यहां टेम्परेचर, एक्सो की एंडो, क्योंकि टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है तो एंडो, टेम्परेचर के साथ घट रहा है तो एक्सो।
ये एक पॉइंट आया, यहां तक टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटी, तो ये क्या हुआ, एक्सो। और यहां के बाद एकदम से क्या हो गया, एंडो। ये यहां क्या है वो भी आते हैं, लेकिन ये अगली स्लाइड पे थोड़े सुंदर बने हुए हैं कर्व्स। मैं आपको सिर्फ वो बनाने से पहले प्रिपेयर कर रही हूं कि एक कर्व आपके पास आए तो आप समझ सकें। अच्छा, एक और चीज बताओ, बता ही रहे हो तो वो भी बता दो। इन दोनों के बारे में, ए और बी, विच इज मोर सॉल्युबल। ओके, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग तो दोनों की सेम थी, तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक की सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुई उसको धक्का ज्यादा लगाना पड़ा ना। वो ज्यादा सॉल्युबल कैसे हुआ? बाय नेचर। जिसको डिसॉल्व करने के लिए मेरे को धक्का ज्यादा करना पड़ा, धक्का माने क्या, टेम्परेचर। मैं यहां पर अगर कहती हूँ एक ही टेम्परेचर पर, फिर बात अलग है। जो आपने जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब दिया, अगर मैं टेम्परेचर फिक्स कर दूं तो। आई एम कमिंग टू व्हाट आई एम सपोज टू टेल यू। अगर ए और बी एक ही टेम्परेचर पर एक चीज ज्यादा सॉल्युबल हो गई, एक चीज कम सॉल्युबल हो गई, यस इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, एग्रीड। मैंने स्टार्ट एक ही जगह से किया, अब जब स्टार्ट अलग जगह से होगा तो कुछ और चीजें आपके सामने आएंगी, और वो बीच में जो एक ब्रेक होगा वो आपके सामने आएगा। उसके लिए मैं आपको ये नोट कराना चाह रही हूं, जरा इन्हें नोट करिए, फिर मैं बात करूंगी मेरे को आपसे क्या डिस्कस करना है। पहले इन्हें नोट कर लीजिए, काफी हद तक अब सॉल्युबिलिटी कर्व आपको समझ आ जाएगा कि वो एक्सो क्यों लिखा है, एंडो क्यों लिखा है, आप बड़े आराम से समझ लेंगे। जो एक्सोथर्मिक होंगे पक्का वो वाले केस होंगे जिनमें हाइड्रेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा होगी, बड़े आराम से वो डिसॉल्व हो रहे हैं, उल्टा और हीट रिलीज हो रही है। हीट रिलीज कहाँ होगी? ये है चॉकलेट क्वेश्चंस जो मेरे टेस्ट में आज शायद आपको एक आधा मिल सकता है। ऑब्वियसली आई एम नॉट लीकिंग माय क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस, क्यों वो एक्सोथर्मिक थे जिनके आगे मैंने एक्सोथर्मिक लिखा है, पक्का उनकी लैटिस एंथैल्पी कम रही होगी, हाइड्रेशन एंथैल्पी इतनी ज्यादा रही होगी, वाटर ने दबा के हीट रिलीज करी और टेस्ट ट्यूब गर्म हो गई। और जिनके अंदर एंडोथर्मिक है उनमें क्या, मतलब उसमें जो पूरी सिचुएशन मैंने बोली वो नहीं होगी। ठीक है, एक्सोथर्मिक में पूरा चांस है हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज्ड विल बी वेरी हाई, वेरी हाई। एंडो में कम चांस है क्योंकि एंडो में बाहर से हीट लग रही है, सहारा देना पड़ रहा है, तो इसका मतलब हाइड्रेशन एंथैल्पी जो निकल रही है वो इनफ नहीं है। इस तरह से रिलेट करके जेई नीट में क्वेश्चंस आएंगे, उसको इंप्लीमेंट करने की आदत हम अपनी डीपीपी और क्लास टेस्ट के थ्रू और चैप्टर टेस्ट के थ्रू डालेंगे, गलतियां कर करके आप सीख जाओगे। पहले टेक में नहीं भी आया तो चलेगा। आज के टेस्ट में एक ही ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं चॉकलेट क्वेश्चन बोलूंगी, जो सिर्फ वो कर पाएगा जिसने वाकई कॉन्सेप्ट को डेप्थ में समझा है, वरना हर साल वो क्वेश्चन गलत ही होता है। तो आई चेक कौन उसको सही करता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन, जो अगली क्लास में बात करूंगी। बट एक क्वेश्चन है जो आपकी अपने इम्प्लीमेंटेशन पावर से आएगा, ना कि क्लास से। आ गया सबके पास? अब पहले तो मेरे को बात करनी है, ये जो बीच में ब्रेक है, ये वाले कर्व्स कॉन्टिन्यूअस कर्व्स हैं, ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है, डिसकॉन्टिन्यूअस बोलेंगे। इनमें बीच में एक ब्रेक आया है, लेट्स अंडरस्टैंड दिस ब्रेक। ये पॉइंट क्या कहता है, जब भी मेरे को बीच में सडन एक ब्रेक मिलता है कर्व में, उसको, उस टेम्परेचर को, अब यहां पर टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर को बोलते हैं ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब कहते हैं कुछ चेंज हो रहा है, कुछ बदल रहा है। उसका मतलब ये है, ये यहां तक कोई और क्रिस्टल फॉर्म में था और यहां के बाद ये कोई और क्रिस्टल फॉर्म में आ गया, पैकिंग में फर्क आ गया। ट्रांजिशन टेम्परेचर मीन्स अ टेम्परेचर at which the change of one crystalline structure occurs into another, उनको बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर्स। तो यहां पर तो दो दो ट्रांजिशन टेम्परेचर है, यानी इनका क्रिस्टल बदलेगा भाई। यहाँ 6 वाटर कोऑर्डिनेट हुए हुए, यहाँ पर 4 हुए हुए, यहाँ पर 2। कोऑर्डिनेशन बदला, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बदलेगा, तो क्रिस्टल का नेचर भी बदलेगा। तो डिसकॉन्टिन्यूअस कर्व्स ये होते हैं। तो एक क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करना पेंडिंग है, अगर ये सबके पास आ गया हो तो मैं पहले वो डिस्कस कर लूं।
ये तो करा चुकी मैं, सॉरी। जो सॉलिबिलिटी कम ज्यादा वाली बात की मैंने, और उसमें मैंने दोनों सेम शुरू से बना दिए, तो वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसमें मैं आपको ट्रैप नहीं कर पाई। एक है ये, राइट, और एक है ए और बी, कौन सा सॉल्युबल ज्यादा। मैंने इसमें कोशिश क्या करी, एक जगह ए को नीचे बना दिया, एक जगह ए को ऊपर बना दिया। आप कहां से जवाब दोगे ए ज्यादा सॉल्युबल है एज कंपेयर टू बी, वाई? तो बी से ऊपर है, यहां तो सॉल्युबिलिटी है बेटा जी। वही चीज कि कोई इतने को देखेगा तो कोई और जवाब देगा, इतने को देखेगा तो कोई और जवाब देगा। मैं हिंट बोल बैठी हूँ पिछली उसमें, जब मैं बता रही थी और ग्राफ मेरा सूटेबल नहीं था। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू हिंट, बट स्टिल ए की सॉल्युबिलिटी ज्यादा कि बी की। मैं कोई टेम्परेचर का दे ही नहीं रही, एट व्हाट टेम्परेचर, बड़ा आसान हो जाएगा फिर तो। इधर का दूंगी तो जवाब आ जाएगा, इधर का दूंगी तो जवाब आ जाएगा, वो एक्सपेक्ट भी मत करना। पिकअप किसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा? सॉरी, कहां से? यहां क्या है तुम बताओ। ये तो मैंने पहले ही बोल दिया, अब मेरे से पूछना नहीं इधर क्या इधर क्या। जब सॉलिबिलिटी कर्व्स की बात हो रही है, टेम्परेचर के इफेक्ट की बात हो रही है, यस, इधर टेम्परेचर है। ट्रांजिशन नहीं है, ये कॉन्टिन्यूस कर्व है। इंटरसेक्शन बोल सकते हो, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर मैम रही हैं। मैंने नहीं बोला उसके बाद उसके पहले, यस अविरल। मैम एरिया अंडर ग्राफ देख सकते हैं जिसका ज्यादा होगा। एरिया अंडर ग्राफ, नो, ये वर्क डन नहीं है। पी डेल्टा वी कोई फॉर्मूला ही नहीं है सॉलिबिलिटी का, बिल्कुल नहीं। यस, मैंने भी थोड़ी देर पहले बोल दिया, धक्के से सॉल्युबल किया है मैंने बी को। शुरुआत से देखो बी कम में, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाया मेरे को धक्का उसको मिला और वो जाके सॉल्युबल हुआ। वो बात अलग है, वो ज्यादा सॉल्युबल हुआ, इट्स ओके। लेकिन अंडर नॉर्मल कंडीशन कौन ज्यादा सॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल है, उसको देखोगे तुम लोग। इसको मैंने धक्के से ऊपर पहुंचाया है, ठीक है, धक्के के बाद ये ज्यादा ऊपर पहुंच गया, वो बात अलग है। लेकिन जिसको ऊपर पहुंचाने के लिए, सॉल्युबल करने के लिए मेरे को टेम्परेचर लगा, वो नेचुरली सॉल्युबल तो नहीं था, वो नॉर्मली सॉल्युबल नहीं था। तो इसीलिए ये चीज को, इस ये मैंने एक एग्जांपल इसलिए दिया कि ये सारी थ्योरी पढ़ने के बाद क्या तुम ये इंप्लीमेंट कर पाते हो। ये है जेई एडवांस और नीट और जेई मेंस, कि सारा क्वेश्चन देखा हुआ कभी नहीं आ सकता, कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ आएगा, आपको इंप्लीमेंट करना है, थोड़ा सा अपने आप को प्रेशर डालना है। ऐसा ही एक क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली ऐसा ऑफ कोर्स, एक क्वेश्चन आज के मेरे टेस्ट में आई वांट टू सी उसको कौन सही करता है, वो कैसे इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। कोई